Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Extremely happy to be connected with all of you. CA इंटर वालों के लिए हमारा ये पहला लेक्चर है एंड सिंसियर अपोलॉजीज क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बात चल रही थी. बस बहुत चीज़ें जो है रिसोर्सेज बनाने में, नोट्स बनाने में, ऑल दीज थिंग्स टेक टाइम, राइट. बट अब वो सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है एंड हियर वी आर विद अवर फर्स्ट लेक्चर फॉर सी इंटर. एक और चैप्टर है जो मुझे आपके साथ करना है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. उसके अंदर भी काफी इश्यूज आते हैं, इसके अंदर भी काफी डाउट्स आए थे. सो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज चैप्टर नंबर 3 हम पहला चैप्टर उठा रहे हैं. इसके अंदर आपको अच्छे से अच्छा मैं आपको दो तीन चीजें स्टार्ट में बता देता हूं. इस पर्टिकुलर ये जो हमारा लेक्चर है दैट इज प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड. तो मेरे दो बैच निकलने वाले हैं, मेरे दो बैच रहेंगे. द वे वी विल बी स्टडिंग स्पेसिफिकली फॉर सीए इंटर इज वन इज आवर एग्जाम ओरिएंटेड, प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड बैच, एंड सेकंड विल बी आवर रेगुलर बैच. उसकी डिटेल्स में अलग से किसी आपको वीडियो में या लेक्चर में या कुछ अलग से डिस्कशन अपलोड करूंगा. अभी जस्ट एक हिंट दे रहा हूं कि करंट वाला हमारा प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड है जो हम May 23 के लिए लेके आएंगे. कंसेप्ट वाइज दोनों के अंदर देर इज नो डिफरेंस, लेकिन रेगुलर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो है वो मिक्स करी जाती है. कंसेप्ट वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जाम पास करने के लिए, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए कोई डिफरेंस नहीं है. इसके अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है इन टर्म्स ऑफ वेरियस अदर थिंग्स विच आई टेक यू टू इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, तो वो अभी हम थोड़ा बाद में बात करेंगे. अभी वाला हमारा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, सो जज प्रॉपरली. अच्छा, एक चीज आपको क्या करनी है, आफ्टर द लेक्चर यू हैव टू गिव मी अ फीडबैक. यू हैव टू गिव मी अ फीडबैक. मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको, ये नहीं कहूंगा आप यूट्यूब पे कमेंट करो, लाइक करो. मैं ना किसी को कभी कहा ना अभी कहूंगा. आपको सिर्फ एक काम करना है, मुझे फीडबैक देना है. या आपका इंटरेस्ट होगा इन द एग्जाम ओरिएंटेड बैच तो आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम करना है एट दिस नंबर. क्यों, इसका रीजन सिर्फ एक है, सो दैट वी कैन प्लान द बैच अकॉर्डिंगली. आपके जो मैसेजेस आएंगे उसके हिसाब से पीछे से बैकएंड प्लानिंग करी जाएगी एंड बैच को जो लॉन्च किया जाएगा. तो आप अभी May 23 वाले हो तो आपकी रिक्वायरमेंट और आपका इंटरेस्ट इस बैच में होगा तो आपको डिटेल्स आगे दी जाएंगी. अकॉर्डिंगली वी विल प्लान इट आउट, राइट. सेकेंड चीज, आई एम लॉन्चिंग अ टेलीग्राम चैनल एक्सक्लूसिवली फॉर सीए इंटर, एक्सक्लूसिवली फॉर सीए इंटर. सर इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हमारे तीन फोकस रहेंगे. एक हमारे वेरी वेरी कंसेप्चुअल एमसीक्यूज. फाइनल वाला मेरा अब आपको तो समझ नहीं आएंगे वो एमसीक्यूज, बट अगर आप फीडबैक देखना फाइनल वालों का, कि इसके अंदर बहुत डिटेल्ड एमसीक्यूज कवर किए जाते हैं एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपकी उसके अंदर गलतियां कराऊं. बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप वो गलतियां पहले करो. जो जो डिटेलिंग पॉइंट्स जो भी पूछ सकते हैं या ऐसा कुछ भी एमसीक्यूज से भी कंसेप्ट बनता है, तो ओवरऑल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं. तो वो टेलीग्राम चैनल पे किए जाएंगे. सेकेंड थिंग आई वुड बी टेकिंग इज ऑडियो नोट्स फॉर इंपॉर्टेंट पोर्शंस जो मुझे हाईलाइट करने होंगे तो मैं आपको ऑडियो नोट्स दूंगा. और तीसरा, इन जनरल सीए जर्नी के लिए आपको कुछ चीजें जो मुझे लगता है आई कैन हेल्प यू आउट, बी इन टर्म्स ऑफ जनरल मोटिवेशन, बी इन टर्म्स ऑफ जनरल गाइडलाइंस, तो वो सारी चीजें भी मैं आपको दूंगा. तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऑन टेलीग्राम. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अलग से भी एक अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए मैं एक नई चीज ला रहा हूँ. ठीक है, आपके लिए मैं नई चीज ला रहा हूँ जो कि इंस्टाग्राम के द्वारा आने वाली है. आई नो मोस्ट ऑफ यू स्टूडेंट्स, आप सबके सब इंस्टाग्राम पे हो और मुझे ये भी पता है कि आप में से कितना कौन टाइम रील्स वगैरह पे डिवोट करता है. ठीक है, उसके अंदर आपका कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा एक्सेप्ट एंटरटेनमेंट, जो कि ठीक है, गलत नहीं है. लेकिन अगर उसी के अंदर हम थोड़ा सा जो है वो लॉ का फ्लेवर डाले, अगर उन्हीं रील्स के द्वारा, उन्हीं इंस्टाग्राम के कंटेक्स्ट के द्वारा आपको कुछ नॉलेज मिल जाए, कुछ रिवीजन हो जाए, तो क्या वो चीज़ आपके लिए फायदेमंद रह सकती है. ये हम करने वाले हैं थ्रू इंस्टाग्राम. मैं एमसीक्यूज का लिंकिंग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इंस्टाग्राम के थ्रू देने वाला हूँ, right, so that when you are on Instagram and if some value is added, that will be a win-win for both of us. तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा यूजर आईडी है, सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के लिए कनेक्ट करना. ठीक है, आपको मैं ये नहीं कि आप फॉलो करो, ये करो, कुछ नहीं. हम सिर्फ और सिर्फ उसके लिए काम, मतलब द एम ऑफ इंस्टाग्राम एंड एम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज फॉर योर लॉ प्रिपरेशन एंड फॉर योर लॉ ओवरऑल सीए जर्नी. ठीक है, तो उसके अंदर मैं बाकी सारी चीजें भी काफी सारी शेयर करने वाला हूं, क्योंकि शॉर्ट वीडियो कंटेंट जो है वो यूट्यूब पे नहीं सही रहता, वो हम इंस्टाग्राम पे करेंगे. तो उस पे भी आपको वैल्यू एडिशन मिल जाएगी. सो इफ यू फील लाइक इट वी कैन कनेक्ट ऑन दैट प्लेटफॉर्म एज वेल. ये थी जनरल बातें. सर अब बहुत बातें हो गई. अब बताओ कि आप पढ़ाने कैसे वाले हो, वो हमें देखना है. क्योंकि सी एट द एंड ऑफ द डे कौन कहाँ पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, इधर उधर की बातें सब बेकार. एट द एंड एक चीज मैटर करती है, आप अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करने वाले हो तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. एंड फॉर्मली लेट स्टार्ट.
तभी देखना जब आपके पास टाइम हो, क्योंकि प्रॉपर अटेंशन चाहिए मुझे, एंड इट विल बी माय सिंसियर एफर्ट जो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है, रेडी टू स्टडी लॉ लाइक नेवर बिफोर। वो मेरा एक टैगलाइन नहीं है, वो एक सिंसियर एफर्ट रहने वाला है, विच आई होप आई एम एबल टू डू विद द वे ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, जिस इस लेक्चर से जो फील आएगा वही मैं आपको पूरा बैच से देने वाला हूं। स्टार्ट करें? हाँ सर, बहुत सारा इंट्रोडक्शन हो गया, अब फटाफट से स्टार्ट कर दो। ठीक है सर, आ जाओ। चैप्टर नंबर 3, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। चैप्टर का आधा सार जो होता है वो हेडिंग में आ जाता है। प्रोस्पेक्टस मतलब क्या? प्रोस्पेक्टस, मुझे एक बात बताओ, मैं आपके पास आया, ठीक है, मैं आपके पास आया और मैंने बोला सर थोड़े से पैसे दे दो, थोड़े से पैसे दे दो, 1 लाख रुपए दे दो, ठीक है, या 10,000 रुपए दे दो। आप बोलोगे क्यों चाहिए? मैंने कहा कुछ काम धंधा करना है। कहेंगे काम धंधा क्या है? मैं पैसे, आप जब मुझे पैसे दोगे तो आप मेरे से पूछोगे ना कि भैया ये पैसा कहाँ लगाने वाले हो, तो वो पैसा कहाँ लगाने वाले हैं उसकी डिटेल्स, उस सारों की डिटेल्स को हम एक डॉक्यूमेंट में डाल के आपको एक प्रिंटेड कॉपी देते हैं या ईमेल में देते हैं, उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस। ठीक है, इसकी और मैं डिटेल्ड अभी नीचे आएगी इसकी डेफिनेशन, बट एक मोटा मोटा आइडिया लग जाना चाहिए। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो ये एक आइडिया लग जाना चाहिए कि सर प्रोस्पेक्टस होता क्या है। प्रोस्पेक्टस होने के बाद बात आती है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज की। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, अलॉट मतलब आपने अप्लाई किया और मैंने आपको दे दिया, आपने अप्लाई किया और मैंने आपको दे दिया, दिस इज नोन एज अलॉटमेंट। सिक्योरिटीज इज नॉट इक्वल टू शेयर्स। सर ये एक एक वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा सर। एमसीक्यूज में कुछ, एमसीक्यूज में भी मैं आपसे चीजें टेस्ट करने वाला हूँ, ओवरऑल कंसेप्ट्स भी आपको कराऊंगा, अभी मैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ साथ कराने वाला हूँ टॉपिक होने के बाद। इन सब जगहों पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी 100% लेके चलनी है। ठीक है, तो सिक्योरिटीज और शेयर्स अलग अलग चीज होती है। अब एक बात ध्यान से, सपोज मुझे एक बात बताओ, मेरे को चाहिए पैसे, ठीक है, मेरी एक कंपनी है, लेट्स से SVC लिमिटेड, ठीक है, मुझे चाहिए 10 लाख रुपए। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पैसा पब्लिक से मांगू, या तो मैं कुछ जनों से मांगू। सर ये कुछ जने मतलब कुछ स्पेसिफिक जने, अभी ध्यान से एक एक कंसेप्ट बनाएंगे ध्यान से। या तो मैं जनरल पब्लिक से पैसा मांगू, या तो मैं कुछ जनों से पैसा मांगू, ये जो मेरे जान पहचान के लोग हैं, हाँ या ना। तो एक होता है ना, या तो आप घर पे बात कर लो या तो बाहर जाके बात करो। जब ये घर वाली बात हो जाती है ना, इसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। इसको कहते हैं सर प्राइवेट प्लेसमेंट। नाम से क्या पता चल रहा है? प्राइवेटली, चुपके अपने अपने आप से बात करके, कुछ जनों के साथ बात करके उनको अलॉटमेंट कर दो और उनसे पैसा ले लो। और एक होता है पब्लिक, ठीक है, उसमें आप पूरी दुनिया को बताओ कि सर मुझे पैसा चाहिए, आप पैसा इन्वेस्ट करें और मैं आपको सिक्योरिटीज अलॉट करूं। ठीक है, तो अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है इस चैप्टर में हम बात क्या करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम इन दोनों चीजों की मेन बात करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पब्लिक ऑफर एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट। अब एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 81 ऑफ कंपनीज एक्ट, बेसिक बता रहा है कि सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है। सो सिक्योरिटीज मींस, इंट्रो वगैरह में बैच में मैं ये सारी चीजें कराता हूं, ठीक है, अभी जस्ट आपको हिंट दे रहा हूं क्योंकि हम अभी स्पेसिफिकली चैप्टर पे है। दो तरीके की डेफिनेशंस होती है, मींस और इंक्लूड्स। ये आपका इंटरप्रिटेशन में भी आता है अदर लॉज में। मींस मतलब जो बोल दिया वही, हिंदी में समझा रहा हूं, दिमाग में एकदम अच्छे से बिठा लो। मींस का मतलब होता है जो बोल दिया वही। इंक्लूड्स का मतलब होता है जो नॉर्मल माना जाता है वो भी, लेकिन जो हम बता रहे उसको तो इंक्लूड कर ही लेना। क्लियर? तो इन्होंने जब मींस बोल दिया तो आगे जो लिखा है वही सिक्योरिटीज है, आप कुछ अपने आप से मन से नहीं लगा सकते। सो सिक्योरिटीज मींस सिक्योरिटीज एज डिफाइंड इन क्लॉज H सेक्शन नंबर 2 ऑफ SCRA एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट। इसमें पूरा ना ICAI ने उसका पैराग्राफ दे दिया SCRA का, और SCRA हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो पूरा आप रट नहीं पाओगे। इसीलिए आप उसको एक बार रीड करना चाहो तो मटेरियल से कर लेना, लेकिन जरूरत नहीं है। उसमें से सिक्योरिटीज में सब कुछ आ जाता है। सिक्योरिटीज में शेयर्स भी आ जाते हैं, सिक्योरिटीज में डिबेंचर्स भी आ जाते हैं, बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, स्क्रिप्ट्स भी आ सकती है, मतलब एवरीथिंग, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सिक्योरिटी एक्सेप्ट वन। वो बात आपकी पूछी जा सकती है कहीं पे, इसलिए मैंने यहां डाल दिया नोट की फॉर्म में। द सेड SCRA डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड, कीवर्ड्स रेड में है, ठीक है, सब कुछ कलर कोडेड है प्रॉपरली। The said definition does not include unit linked insurance policies. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज मतलब उसके अंदर यूनिट लिंक तो है, लेकिन वो इंश्योरेंस का मिक्सचर है, मतलब इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस। आप देखोगे आगे जाके जब आप अपने खुद के इंश्योरेंस प्लान्स वगैरह लोगे या अपने पेरेंट्स के देखे होंगे, तो कई कई होते हैं इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट का मिक्सचर। तो क्योंकि उसके अंदर इंश्योरेंस का फ्लेवर मिला हुआ है, मैं उसको इन्वेस्टमेंट से हटा दूंगा, मतलब सिक्योरिटी से हटा दूंगा, राइट। सो इफ इट इज इन्वेस्टमेंट
प्लस इंश्योरेंस, देन वो इस डेफिनेशन से बाहर हो जाता है, इस चैप्टर से बाहर हो जाएगा। आगे बढ़े। हाँ सर, सेक्शन नंबर 23 पहला सेक्शन है, एवरीथिंग इन लाइन विद आईसीएआई स्टडी मटेरियल, क्योंकि आईसीएआई मटेरियल हमारी होली बुक है, मतलब उसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन उसका पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो एक अलग तरीके से आपको दिखने वाला। सो लेट्स स्टार्ट फॉर्मली विद आवर फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 23, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट सब सेक्शन बना के पूछ रहा है, इन व्हाट वेज कैन अ पब्लिक कंपनी इशू सिक्योरिटीज। पब्लिक कंपनी आके पूछ रही है सर, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी आपको इसके अंदर दिखेंगे और सब सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट भी दिख जाएंगे। सो पब्लिक कंपनी आके आपसे पूछ रही है सर मेरे को सिक्योरिटीज इशू करनी है और मुझे पैसा लेना है, मुझे तरीके बताओ। 3 तरीके हैं, पहला आप पब्लिक के पास चले जाओ, दूसरा आप प्राइवेट प्लेसमेंट करो, और तीसरा आप राइट्स इशू करो या फिर बोनस इशू करो। मतलब 3 क्लॉज निकल गए, ए क्लॉज, बी क्लॉज और सी क्लॉज। ए क्लॉज जब आप पब्लिक के पास जाते हो इसको बोलेंगे हम पब्लिक ऑफर। क्या इसके अंदर कोई डाउट है? नहीं सर, ये तो नॉर्मल है, पब्लिक ऑफर है। आप उसके अंदर पार्ट 1 का कंप्लायंस कर लेना, नीचे प्रोस्पेक्टस वगैरह की बातें आने वाली है, तो ये हो गया पब्लिक ऑफर। सेकंड, प्राइवेट प्लेसमेंट, उसके अंदर आप पार्ट 2 का कंप्लायंस करना, जो मैं नीचे भी पढ़ाऊंगा। तो एक हो गया पब्लिक, एक हो गया प्राइवेट, और एक हो गया राइट्स इशू और बोनस इशू। तो राइट्स इशू क्या होता है? सिंपल, एक कंपनी के 10 शेयर होल्डर है, ठीक है, एक कंपनी के 10 शेयर होल्डर है, कंपनी कहती है नए जनों के पास क्यों जाना पैसा मांगने, इन्हीं 10 जनों से पैसा मांग लो, इन 10 जनों को राइट दे दो टू परचेज सिक्योरिटीज, राइट। तो ये एक काइंड ऑफ राइट मिल जाती है। दूसरा राइट मतलब सही वाला बोला मैंने, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो वो 10 जनों को कहती है काम करो, आपको एक राइट शेयर दे रहे हैं हम, राइट्स इशू निकाल रहे हैं, आपको चाहिए तो आप ही ले लो ना सिक्योरिटीज, बाहर क्यों जाना, घर की घर में बात हो जाती है। दिस इज नोन एज राइट्स इशू। और बोनस शेयर तो आपको पता है सर, क्लियर, बट प्रोवाइडेड इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद आवर कंपनीज एक्ट। ओके, अच्छा अब इन्होंने बात क्या लिखी आगे, इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी और इन केस विच इंटेंड्स टू गेट इट सिक्योरिटीज लिस्टेड। अरे भाई, या तो तू लिस्टेड है या तो तेरा मन है लिस्टिंग में जाने का, तो तू सेबी का कंप्लायंस करेगा, सेबी एक्ट और सेबी रेगुलेशंस का। तो इन कंपनीज को क्या करना है, कंप्लाई विद द सेबी एक्ट, और एक्ट मतलब उसके साथ रेगुलेशन और रूल्स भी आ ही जाएंगे। सर इंटेंडेड वालों को क्यों लिया इसके अंदर? अरे भाई आज नहीं है लेकिन कल तो तू सेबी के घर जाने वाला है ना। सेबी के घर मतलब अगर तू लिस्टिंग कराने वाला है तो तेरा वॉच डॉग वहां पे सेबी होने वाला है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सब सेक्शन 2, सर पब्लिक कंपनी की तो बात आपने कर दी, प्राइवेट कंपनी जो है वो नाराज हो गई, उसने कहा सर मेरा बताओ मैं कैसे इशू करूं। तो इनको बोला भाई तेरे पास 2 क्लॉज है, या तो तू राइट्स और बोनस इशू कर या तो तू प्राइवेट प्लेसमेंट कर। सर प्राइवेट कंपनी दुखी हो गई, प्राइवेट कंपनी दुखी हो गई है। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कह रहा है सर मुझे पब्लिक इशू क्यों नहीं दिया। जल्दी से बताओ, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो, आप यूट्यूब पे कमेंट करके बताओ इसी टाइम, ऑनेस्टली बताना कि आपको क्या लगता है यहाँ पे पब्लिक इशू क्यों नहीं अलाउ किया। मैं 1 सेकंड रुक रहा हूं, पानी पी रहा हूं, आप मुझे बताओ कि सर पब्लिक इशू यहाँ पे क्यों नहीं अलाउ किया। लेट्स सी। लिखा आपने? बाद में देखेंगे इसको, मतलब आंसर मैं अभी बता रहा हूं, मैं कमेंट बाद में देखूंगा ऑब्वियसली। सो यार एक सिंपल सी बात बताओ, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन करी थी सेक्शन 2 क्लॉज 68 में। सर वो तो प्रेलिमिनरी है, हमें तो याद भी नहीं। भाई सब कुछ लिंक होता है लॉ में। प्राइवेट कंपनी को हमने बोला था ना कि आप पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकते, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी पड़ी थी हमने आर्टिकल्स में। तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की तरह बाहर पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकती। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ो। तो बिकॉज प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकती और उसके आर्टिकल्स में रेस्ट्रिक्शंस होती है, इसीलिए यहाँ पे 3 की जगह 2 ही क्लॉजेस है। क्लियर, आगे। अब ये हो आप, ये हो आप, आपका नाम मैं रखा रहा हूं पिंकू, ठीक है, आप छोटे से बच्चे हो ना, अभी इंटर के बच्चे हो। अब आपके दिमाग में डाउट है कि सर ये जब आप बोलते हो पब्लिक ऑफर जो पब्लिक कंपनी को अलाउ किया है, डज इट मीन ओनली एंड ओनली इशू ऑफ न्यू शेयर्स? मतलब क्या कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है या एग्जिस्टिंग शेयर्स भी जा सकते हैं? आंसर इज यस, एग्जिस्टिंग शेयर भी जा सकते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट व्हेन आई से पब्लिक ऑफर, इट इंक्लूड्स आईपीओ दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, इट इंक्लूड्स एफपीओ दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर जिसके अंदर न्यू शेयर्स जाते हैं। ठीक है, आईपीओ मतलब जब कंपनी पहली बार मार्केट में जा रही है पैसा इशू करने और पैसा रेस करने, और फर्दर पब्लिक ऑफर में एक बार जा चुकी है तो आईपीओ के बाद जब जाएगी उसको बोलेंगे फर्दर पब्लिक ऑफर। क्लियर। एंड थर्ड होता है ऑफर फॉर सेल, जिसको प्यार से बोलते हैं ओएफएस। उसके अंदर क्या होता है, एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर प्रोस्पेक्टस के द्वारा अपने शेयर्स को ऑफलोड कर देता है। किसी नए कंपनी का आईपीओ आता है तो उसके अंदर बताया जाता है कि नए शेयर्स कितने हैं और एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं। तो एग्जिस्टिंग शेयर भी इशू किए जा सकते हैं इन पब्लिक ऑफर।
क्लियर? अच्छा, एक जनरल मीनिंग है प्रोस्पेक्टस का, पढ़ो। प्रोस्पेक्टस मीन्स जो बोल दिया वही और कुछ नहीं। प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट विच इज डिस्क्राइब्ड और इशूड एज प्रोस्पेक्टस। आप बोलते हो प्रोस्पेक्टस है या आप इशू करते हो प्रोस्पेक्टस की तरह। एंड इट इंक्लूड्स अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ये दोनों बातें नीचे पढ़ाऊंगा, अभी मत घुसना इसके अंदर। और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट। लेकिन मेन काम क्या है? दे आर इन्वाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। मेन बात है वो पैसा मांग रहे हैं और कह रहे हैं सर हम इशू करते हैं सिक्योरिटीज। वो पब्लिक से और लोगों से पैसा मांगा जा रहा है। क्लियर? तो मैंने आपको स्टार्ट में ऑलरेडी इसका ब्रीफ दे दिया था, ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब सेक्शन 26 आता है और वो बोलता है कि आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर ना कुछ कुछ चीजें आपको बतानी पड़ेंगी मैंडेटरीली एज पर लॉ। तो वो आता है सेक्शन 26 सबसेक्शन 1, मैटर्स इन प्रोस्पेक्टस विद रिस्पेक्ट टू अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी पता है ना, सेक्शन 2 क्लॉज 71। एक एक चीज लिंक होनी चाहिए। पब्लिक कंपनी के हर एक प्रोस्पेक्टस जो इशू किया जा रहा है बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ पब्लिक कंपनी। मतलब अगर पब्लिक कंपनी खुद निकाल रही है या कोई पब्लिक कंपनी के लिए निकाल रहा है, सर इतना एनालिसिस की क्या जरूरत है? वरना लॉ समझ में नहीं आएगा ना, वरना लॉ समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो अगर आईसी आपको कोई घुमाने की भी कोशिश करेगा ना तो आप घूमोगे नहीं। इतना मजेदार तरीके से लॉ पढ़ना है अपने को। क्लियर? सो एवरी प्रोस्पेक्टस इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ पब्लिक कंपनी ईदर विथ रेफरेंस टू इट्स फॉर्मेशन और सब्सिक्वेंटली। मतलब कंपनी का जन्म होते हुए प्रोस्पेक्टस निकालो या कंपनी के एग्जिस्टेंस के दौरान प्रोस्पेक्टस निकालो, हमें फर्क नहीं पड़ता। या फिर एवरी प्रोस्पेक्टस इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन। और कौन है ये पर्सन? ही इज और हैज बीन। वो करंटली है या था क्या? एंगेज्ड और इंटरेस्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी। मतलब सर सिंपल सी बात है, पब्लिक कंपनी के साथ ही तो जुड़ा हुआ है ना, पब्लिक कंपनी को बनाने में ही तो जुड़ा हुआ है ना, फॉर्मेशन में जुड़ा हुआ है। तो इन सब के लिए प्रोस्पेक्टस जो इशू जाएगा उसके अंदर क्या क्या चीजें कंप्लाई करनी है देख लो। 3 चीजें कंप्लाई करनी है। पहला, उसके ऊपर प्रॉपर डेट होनी चाहिए, जैसे 22 दिसंबर 2022, तो आपकी प्रॉपर डेट डले। उसके ऊपर प्रॉपर साइन होना चाहिए। आप बिना साइन किया, क्योंकि कोई ना कोई तो साइन करेगा ना सर, डायरेक्टर या कोई एमडी कुछ तो साइन करेगा ना, तो उसके ऊपर आपको जो है वो प्रॉपर साइन करवाने हैं। और तीसरा, इट शुड स्टेट, मतलब ये बात कर रहा है कंटेंट की, इट शुड स्टेट सच इंफॉर्मेशन एंड सेट आउट सच रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है? जो सेबी बताएगा इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आपको इंफॉर्मेशन दे दी है। और अभी करंटली इसके ऊपर कोई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं आई हुई सेबी की, तो वो कह रहे हैं जब तक नहीं आती तब तक जो है आप सेबी एक्ट का कंप्लायंस कर लो, सेबी रेगुलेशंस का कंप्लायंस कर लो, और वहां जो दिया हुआ है स्टेट करने के लिए वो आप स्टेट कर देना। ठीक है? तो यही वाली बात यहां लिखी गई है, अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं आते। आगे बढ़े। यस सर, क्लॉज नंबर सी, एक डिक्लेरेशन फाइल करनी है। सर आपने गलती कर दी, क्लॉज ए और बी तो बताए नहीं। अरे ए और बी ओमिट हो चुके हैं। ठीक है? ए और बी ओमिट हो चुके हैं। सो क्लॉज नंबर सी बताता है आपको प्रोस्पेक्टस के साथ एक डिक्लेरेशन चिपका के देनी है। क्या? डिक्लेरेशन अबाउट कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट बोले तो कंपनीज एक्ट 2013, एंड अ स्टेटमेंट टू द इफेक्ट, क्या? दैट नथिंग इन द प्रोस्पेक्टस इज कॉन्ट्रारी टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, SCRA एक्ट, सेबी रूल्स रेगुलेशन। मतलब हमने पूरा कंपनीज एक्ट कंप्लाई किया, हमने सेबी एक्ट, SCRA एक्ट, कंपनीज एक्ट के कॉन्ट्ररी कुछ नहीं किया। हम कसम खाते हैं, कसम मतलब डिक्लेरेशन खाते हैं। ठीक है? तो वो साइन डिक्लेरेशन जाती है। आगे बढ़े। यस सर, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सबसेक्शन 1। सर सबसेक्शन 1 में अभी क्या पढ़ा हमने सिंपल सी बातें बोली कि प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, कंटेंट होने चाहिए, कुछ मैटर स्पेसिफाइड होने चाहिए, डिक्लेरेशन जानी चाहिए। ये सारी चीजें 2 केसेस में नहीं लगेंगी। किन केसेस में? इफ दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द इशू टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स। आप एग्जिस्टिंग मतलब वो ऑलरेडी है मेंबर, तो वो ऑलरेडी एक मेंबर है या एक ऑलरेडी डिबेंचर होल्डर है, उसको आप इशू कर रहे हो। क्या? आप या तो उसको प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो या कोई फॉर्म इशू कर रहे हो ऑफ एप्लीकेशन रिलेटिंग टू द शेयर्स
और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। सर सिंपल सी बात कह रहे हैं, क्लॉज नंबर ए में बात करी जा रही है कि हम एग्जिस्टिंग लोग हैं सर, हमारे घर के लोग हैं, कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर या डिबेंचर होल्डर है, उनको हम कुछ इशू करने जा रहे हैं। तो फिर सर उस केस में हम दोबारा दोबारा प्रोस्पेक्टस में क्यों सब कुछ लिखे? सर दोबारा क्यों बोल रहे हो? अरे भाई जब पहली बार, ध्यान से एक एक मैं बता रहा हूं आपको, एक एक चीज का लॉजिक है। डिबेंचर होल्डर और मेंबर जब वो पहली बार बने होंगे उस टाइम प्रोस्पेक्टस गया होगा ना, उस टाइम इंफॉर्मेशन गई होगी ना, तभी तो वो एग्जिस्टिंग कहला रहे हैं, क्योंकि पहली बार तो बने हैं, राइट। तो अब जब मैं दोबारा कुछ इशू करूंगा तो मैं उनको दोबारा डिटेल्ड प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अच्छा, रिनाउंसिंग राइट्स इज इररिलेवेंट, ये क्या कह रहा है? रिनाउंसिंग क्या होता है? कंपनी ने मुझे बोला कि सर 10 शेयर ऑफर कर रहे हैं, लोगे क्या? मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं ये राइट किसी और को बेचना चाहता हूं, रिनाउंस, मैं किसी और को देना चाहता हूं। दिस इज नोन एज राइट ऑफ रिनाउंसिएशन। ये क्लॉज कहता है कि राइट ऑफ रिनाउंसिएशन होना जरूरी नहीं है, तो मतलब हो ना हो इसको इससे फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़े। यस सर। बी, हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोस्पेक्टस नहीं लगेगा किनके ऊपर? टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, उसी के ऊपर नहीं लगेगा। किसके ऊपर? इफ इट रिलेट्स टू शेयर्स और डिबेंचर्स, शेयर्स और डिबेंचर्स। लेकिन ये कैसे शेयर्स और डिबेंचर्स है? दीज आर और आर टू बी, मतलब करंटली और फ्यूचर में, दे आर और आर टू बी इन ऑल रिस्पेक्ट यूनिफॉर्म विथ शेयर्स और डिबेंचर्स प्रीवियसली इशू। मतलब मैंने पुराने शेयर्स डिबेंचर्स जो इशू किए थे, सेम टू सेम जनाब, सेम टू सेम नए शेयर डिबेंचर इशू कर रहा हूं। एंड वो पुराने वाले जो शेयर है ना, वो लिस्टेड है, पढ़ो। एंड फॉर द टाइम बिंग, फॉर द टाइम बिंग मतलब जब मैं अभी बात कर रहा हूं इस प्रोस्पेक्टस के नॉन एप्लीकेबिलिटी की, फॉर द टाइम बिंग दे आर डेल्ट और कोटेड, एक ही बात है, ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज आज के इसमें सारी होते हैं, एससीआरए में रूल था कि सारे स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट में कहूंगा कि ये शेयर्स और डिबेंचर्स जो है ये नए इशू कर रहा हूं, लेकिन जो पुराने इशू हुए थे उससे हूबहू मिलते हैं, इन ऑल रिस्पेक्ट, हर एक तरीके से सेम है, और वो पुराने वाले शेयर लिस्टेड है। क्लियर? तो नए वाले शेयर पे, नए वाले डिबेंचर पे आप कहीं पे भी कोई भी प्रोस्पेक्टस के ये वाले प्रोविजंस ना लगाओ तब भी चल जाएगा, सबसेक्शन 1 वाला, डेटेड, साइन, कंप्लायंस वगैरह। ठीक है सर। डिबेंचर्स भी लिस्ट हो सकते हैं क्या? आपने बोला ना ये शेयर्स और डिबेंचर्स फॉर द टाइम बिंग कोटेड है। अरे भाई ये इंट्रोडक्शन में मैं अलग से कराऊंगा बैच में, ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन का पार्ट होती है, लेकिन बता दूं डेट सिक्योरिटीज भी लिस्ट हो सकती है। ठीक है, डेट सिक्योरिटीज जो होती है, डेट सिक्योरिटीज जो होती है वो भी लिस्ट हो सकती है। दोस कैन ऑल्सो बी लिस्टेड। इनफैक्ट आप खुद चेक कर सकते हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज भी है ऐसी जिन्होंने अपनी लिस्टिंग करा रखी है। ये सारा इंट्रोडक्शन का भाग है, मैं अभी ज्यादा डिविएट नहीं होना चाहता, बट हिंट दे रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। क्लियर? अब आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ो जरा, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है पहले बताओ। सबसेक्शन 3, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ सबसेक्शन 1 टू प्रोस्पेक्टस और टू अ फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन और क्लैरिफिकेशन। हमें क्लैरिफिकेशन इशू कर रहे हैं क्या? दैट द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 shall apply to a prospectus or form of application whether issued on or with reference to formation or subsequently, formation of a company और subsequently, मतलब आज आप कंपनी बना रहे हो और आज आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, या फिर कंपनी 10 साल से एग्जिस्टेंस में और आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो। कंपनी लॉ डज नॉट केयर, कंपनी लॉ डज नॉट केयर। आप आज इशू करो, आप अपने जन्म, कंपनी के जन्म के टाइम इशू करो या 50 साल बाद इशू करो, प्रोस्पेक्टस इशू किया तो हमारा 26 सबसेक्शन 1, सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 आपके ऊपर लगेगा ही लगेगा। क्लियर? अब ये हो, फिर से आपका एक और डाउट आ रहा है, आपने कहा सर एक बात बताओ, ये डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या होती है प्रोस्पेक्टस की? क्योंकि प्रोस्पेक्टस की कुछ ना कुछ तो डेट ऑफ पब्लिकेशन माननी पड़ेगी ना, कि किस दिन पब्लिश हुआ प्रोस्पेक्टस। तो उस प्रोस्पेक्टस में जो डेट डली गई है दैट इज द डेट ऑफ पब्लिकेशन। सो द डेट विच हैज बीन इंडिकेटेड, ये कंपनी इंडिकेट करेगी, ठीक है। सो डेट विच हैज बीन इंडिकेटेड इन द प्रोस्पेक्टस शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ पब्लिकेशन, क्योंकि एक्चुअल पब्लिकेशन सॉफ्ट में कॉपी में या हार्ड कॉपी में पता नहीं कब होएगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से। तो इसलिए हम बोलेंगे कि भैया जो प्रोस्पेक्टस में डेट गई दैट इज योर डेट ऑफ पब्लिकेशन। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या आप आरओसी को प्रोस्पेक्टस दिए बिना इशू कर सकते हो? बताओ मेरे को। कंपनीज एक्ट में
हर एक चीज आरओसी के पास जाती है। आपका मेन बंदा जो डील करने वाले हो आप अथॉरिटी के साथ, वो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, राइट। सो आपको प्रोस्पेक्टस अगर इशू करना है, आपको पहले आरओसी को देना पड़ेगा और वो इस चीज को रजिस्टर करेगा। सो एवरी कंपनी will deliver a signed copy of prospectus to registrar. What is the reason for delivery? So that the registrar will do the filing. फाइलिंग मतलब आरओसी इसको रजिस्टर करेगा कि हाँ भैया मेरे को प्रोस्पेक्टस मिल गया है, अब आप इशू करो। अच्छा सर, ये साइन कौन करेगा? पहला डाउट, ये साइन कौन करेगा? और दूसरा डाउट, ये डिलीवर कब किया जाएगा? दोनों के नीचे बॉक्सेस आपको मिल जाएंगे। साइन किया जाएगा बाय एवरी पर्सन हु इज नेम्ड एज डायरेक्टर। Who is named as director। मेरा नाम अगर आ गया कि सिद्धेश इज अ डायरेक्टर तो मुझे साइन करना है। और प्रपोज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मतलब आज डायरेक्टर नहीं हूं, लेकिन अगर उसके अंदर आ गया कि सिद्धेश इज गोइंग टू बी अ डायरेक्टर तो मुझे फिर भी साइन करना पड़ेगा, प्रपोज डायरेक्टर को भी साइन करना पड़ेगा। और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड अटर्नी, इन डायरेक्टर्स का ड्यूली ऑथराइज्ड अटर्नी भी चल सकता है। ऑथराइज मतलब मैंने उसको प्रॉपर ऑथराइजेशन दी गई है और वो मेरा लॉयर है, अटर्नी है, ठीक है। ये दोनों के दोनों इस चीज से काम कर सकते हैं कि उनके अटर्नी के द्वारा काम हो जाए। अब ये डिलीवर कब करना है? ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। आप जब पब्लिकेशन करने वाले हो, सर पब्लिकेशन क्या है? जो डेट इंडिकेट होने वाली है, जो डेट इंडिकेट करने वाले हो ना आप इन द प्रोस्पेक्टस, उससे पहले आपको एक बार आरओसी के पास फाइलिंग करवा लेनी है। क्लियर? अच्छा, नो प्रोस्पेक्टस शैल बी इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी unless above formalities are done, ठीक है। So unless the formality of filing this prospectus with ROC is done, no prospectus will be issued। अब आ जाओ आगे जरा, subsection 5। If the prospectus to be issued contains a statement purported मतलब दिख रहा है, लग रहा है कि किसी एक्सपर्ट ने किया है, purported दिखाया जा रहा है that it has been made by an expert। सर एक्सपर्ट मतलब फॉर एग्जांपल कोई सॉइल का प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो सॉइल के रिस्पेक्ट में लेट्स से कोई जियोलॉजिस्ट है तो ही इज एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। क्लियर? कोई टेक्निकल काम है, कोई इंजीनियर लिया है, ही इज एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। सो एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है। अब अगर आप कोई ऐसा स्टेटमेंट डाल रहे हो प्रोस्पेक्टस में जो एक्सपर्ट ने किया है या लग रहा है एक्सपर्ट ने किया है, तो आपको 4 कंडीशंस का कंप्लायंस करना है। क्या? नो प्रोस्पेक्टस टू बी इशूड अनलेस फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर कंप्लाइड। फर्स्ट, the expert is a person who is not and has not, वो currently नहीं है ना past में था। क्या? engaged और interested information promotion और management of the company। सर मतलब we want that person to be truly independent। लिखो truly independent। वो कंपनी के मैनेजमेंट, फॉर्मेशन, प्रमोशन में ना आज इन्वॉल्व है ना पास्ट में कभी भी था, क्योंकि अगर वो इन्वॉल्व होगा तो उसके वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे। हमें वो पूरा इंडिपेंडेंट चाहिए क्योंकि वो एज एन एक्सपर्ट कुछ कमेंट दे रहा है प्रोस्पेक्टस में, और वो प्रोस्पेक्टस आम जनता देखने वाली है जिसके बेसिस पे पैसा लगाने वाली है कंपनी में। तो एक्सपर्ट चाहिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट। सेकेंड, ही हैज गिवन हिज रिटर्न कंसेंट। सिर्फ कंसेंट नहीं, रिटर्न कंसेंट टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। उसने बोल दिया प्रोस्पेक्टस देख के कि मेरा स्टेटमेंट ठीक है सर, मेरा आई एम हैप्पी विद द वर्ड्स एंड एवरीथिंग, सो आई प्रोवाइड माय रिटर्न कंसेंट। आप एक प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो, और ऑब्वियसली कंसेंट देगा तभी तो उससे मतलब हम उसका स्टेटमेंट यूज करेंगे ना। ओरली काम नहीं चलता और जोर जबरदस्ती से भी काम नहीं चलता। थर्ड, ही हैज नॉट विड्रॉन सच कंसेंट। सच मतलब रिटर्न कंसेंट, जो उसने रिटर्न कंसेंट दी है वो विड्रॉ नहीं हुई बिफोर द डिलीवरी ऑफ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस टू रजिस्ट्रार फॉर फाइलिंग। सब सेक्शन 4 में जब आपने आरओसी को फाइलिंग करी उससे पहले उसका रिटर्न कंसेंट विड्रॉ नहीं होना चाहिए। सर बाद में हुआ, चल जाएगा। वो बाद में क्या करता है उससे हमें क्या मतलब भैया। आरओसी को जब मैं दे रहा था, आरओसी को जब मैं प्रोस्पेक्टस दे रहा था, उस टाइम तक अपना एक्सपर्ट ने जो है वो रिटर्न कंसेंट अपनी विड्रॉ नहीं करी। एंड अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट शैल बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। विच इफेक्ट? कि भैया रिटर्न कंसेंट आ चुका है और विड्रॉ नहीं हुआ, रिटर्न कंसेंट आ चुका है और विड्रॉ नहीं हुआ, ये आप प्रोस्पेक्टस में लिख के दो। क्लियर है बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। सब सेक्शन 6, एवरी प्रोस्पेक्टस टू बी इशूड शुड ऑन द फेस ऑफ इट। फेस ऑफ इट मतलब यार क्लियरली, ये नहीं कि तुम बिल्कुल कवर पेज पे कंपनी का नाम छोड़ के ये सब लिखना स्टार्ट कर दो, ऐसे नहीं होता है। फेस ऑफ इट मतलब क्लियरली अपने आप एक प्रोस्पेक्टस पे बताना है। क्या? सबसे पहला, स्टेट दैट अ कॉपी हैज बीन डिलीवर्ड फॉर फाइलिंग टू आरओसी एज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 4। ये जो ऊपर हमने बोला ना ये फाइलिंग करनी है, इस चीज का आपको स्टेटमेंट देना है। एंड सेकेंड,
specify any documents required by this section to be attached to the copy so delivered or refer or refer to the statements included in the prospectus which specify these documents. मतलब आपके इसके अंदर बेसिकली यू हैव टू स्पेसिफाई डॉक्यूमेंट्स कि इसके अंदर ये 10 डॉक्यूमेंट्स है जो प्रोस्पेक्टस के साथ हमें अटैच करके देने हैं। या तो आप वो अलग से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दो, नहीं तो आप बता दो कि प्रोस्पेक्टस में कहां ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वो बता देगा कि भैया पेज नंबर 19 देख लो प्रोस्पेक्टस का, वहां पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। तो ये दोनों चीजें जो है वो प्रोस्पेक्टस में जानी चाहिए। एंड सबसेक्शन 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेनल्टीज मैं अलग से कराता हूं, ठीक है, एक पूरा लेक्चर पेनल्टीज का लेता हूं। उसके पीछे एक रीजन है कि आप जो है साथ साथ अगर करते जाओगे ना, पेनल्टीज छोड़ देते हैं बच्चे। इंपॉर्टेंट पेनल्टी साथ में कवर्ड है, बट जनरल 1 लाख 5,000 फाइन पेनल्टी वो सारी चीजें जो है वो एक साथ में कराता हूं विद सर्टन लर्निंग हैक्स, तो ताकि आप पेनल्टीज भी छोड़ो मत, ठीक है। वो फाइनल में भी हमेशा एक तरीका हिट रहा है बैच में, यहाँ पे भी मैं इंटर में वैसे ही कराऊंगा, इसलिए आपको साथ साथ पेनल्टीज नहीं दिख रही होंगी। आगे बढ़ो। प्रोस्पेक्टस अगर आपको वैलिड करवाना है, अगर आपको आपका प्रोस्पेक्टस वैलिड रखना है, तो उसको आपको विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी टू आरओसी इशू करना पड़ेगा। मतलब मैंने आज आरओसी को डिलीवर किया फाइलिंग के लिए और उसके बाद 1 साल कुछ नहीं किया, उसके बाद इशू कर रहा हूं, आरओसी कहेगा ओ भाई क्या चल रहा है ये, 1 साल पहले दिया था, 1 साल में पता नहीं तुमने क्या क्या चेंज कर दिया होगा। तो आपको 90 दिन का टाइम दिया जा रहा है। आप जिस दिन आरओसी को डिलीवर कर दोगे उसके 90 दिन, मोटा मोटी 3 महीने के अंदर अंदर आपका प्रोस्पेक्टस इशू हो जाना चाहिए। इसी का लिंकिंग पॉइंट मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको दे दिया है, इसीलिए यहां पे अभी नहीं कराया। समझो, इशू द प्रोस्पेक्टस विद इन 90 डेज। तो अब पढ़ते वक्त आपको ध्यान रहेगा। क्लियर? ओके तो हम कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ देखेंगे इंपॉर्टेंट वाले। अब बिफोर वी कम टू द क्वेश्चंस, लेट अस अंडरस्टैंड कि मेरे जो क्वेश्चन है, मेरा जो तरीका रहेगा आपके साथ क्वेश्चन बैंक कवर करने का, वो एक नॉर्मल नहीं रहेगा। सर मतलब ऐसा क्या करवाने वाले हो? देखो, जब मैं पढ़ता था तो मुझे एक चीज प्रॉब्लम फेस करता था मैं, कि मेरे को लगता था कि यार बुक में लेट्स से देयर आर 6 क्वेश्चंस ऑन शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, सेक्शन 31 के ऊपर 6 क्वेश्चन है। अब 6 के 6 क्वेश्चन में डिटेल फॉर्मेट में हर जगह सेक्शन 31 रिपीट किया गया है। अरे भाई 6 के 6 क्वेश्चन में मैं सेक्शन 31 क्यों देखूं? कंसेप्ट बुक में सेक्शन 31 है, तो इससे अच्छा क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि उन 6 क्वेश्चन के अंदर पूरा सेम टू सेम रिपीट करने की जगह हम सिर्फ मेन बात लिखे और अपने क्वेश्चन का कंक्लूजन रीच करें? तो क्या उससे मेरा टाइम बचेगा क्या? आंसर इज यस। तो आपने एक फ्रेज सुनी होगी, गिव अ मैन फिश एंड ही विल बी सेट फॉर अ डे, टीच दैट मैन फिशिंग एंड ही विल बी सेट फॉर द लाइफ। तो मेरा तरीका थोड़ा सा, आई विल बी ट्राइंग टू टीच यू फिशिंग, मतलब आपको पेपर में आंसर कैसे लिखने हैं और क्वेश्चन को एनालिसिस कैसे करना है, इसके ऊपर मेरा स्ट्रेस ज्यादा रहेगा कंपेयर टू हर एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल तरीके से हम पूरा दोबारा सेम चीजें रिपीट करें, राइट। सो आई विल बी फोकसिंग, मेरे आंसर्स में आपको कंक्लूजन फॉर्मिंग पॉइंट्स मिलेंगे, डिटेल्ड फॉर्मेट नहीं मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि उस सेक्शन के अंदर कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे कंसेप्ट बुक में जाएगा, आपको मेरे कंसेप्ट बुक में जाना है एंड यू हैव टू रिवाइज दैट सेक्शन सो दैट नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू दैट क्वेश्चन बट इन एनी फर्दर क्वेश्चन इफ यू फेस एनी इशू दैट विल आल्सो बी रिजॉल्व, ताकि आपका कंसेप्ट पक्का हो जाए, ठीक है। ये नहीं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा उतना करके आगे बढ़ो, आप कंसेप्ट रिवाइज करो और उस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट्स होंगे जो सेक्शन 31 के भी रेलिवेंट होंगे, दैट आई कॉल एज कंक्लूजन फॉर्मिंग पॉइंट्स, ठीक है, वो तो आपको आंसर्स में भी मिलेंगे। उसका नाम मैंने दिया हुआ है रेलिवेंट आंसर पॉइंट। अरे उसका नाम क्या मिलेगा आपको? रेलिवेंट आंसर पॉइंट्स। तो बस आपको वो रेलिवेंट पार्ट देखना है और आगे बढ़ना है, उससे आपके क्वेश्चन ज्यादा कवर होंगे और टाइम कम लगेगा यार, ठीक है। और पेपर में, बैच में भी, हम क्लास में भी आपको मैं बताऊंगा कि आंसर कैसे लिखना है, बट एक एक क्वेश्चन में डिटेल फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, आपको बहुत टाइम जाता है उससे। ओके, सो रेलिवेंट आंसर पॉइंट्स जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इन द क्वेश्चन बैंक एंड वॉट एवर द क्वेश्चन डिमांड्स। कहीं पे मुझे लगा कि नहीं यार इसके अंदर तो डिटेल मुझे देना जरूरी लग रहा है, तो मैं आपको दे दूंगा। सो इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कवरेज इन कंपैरेटिवली लेस टाइम। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं इससे हमारा पहला क्वेश्चन। सो अब ये क्या कह रहा है देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ चंद्रा लिमिटेड प्रपोज टू इशू द प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर subscribing the shares of the company. State the reports which shall be included in the prospectus for the purpose of providing financial information under provisions of Companies Act. अब देखो इसके अंदर रेलिवेंट आंसर पॉइंट, अब इसके अंदर अगर मैं पूरा का पूरा सेक्शन 26 आपको एज इट इज लिख के दे दूं,
यार आपको कोई फायदा है इसके अंदर? आप बोलोगे सर ये बार बार क्यों मैं रिपीट, ये तो रहा सेक्शन 26, ये तो रहा, पूरा तो दिया हुआ है, आप इसमें से रिवाइज करो, और इसमें अगर कोई डाउट है तो आप यही से उसको लर्न करो। तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ रेलिवेंट आंसर पॉइंट दिया इसके अंदर। दिस वाज अ नॉन टेक्निकल क्वेश्चन, रिक्वायर्ड नो एनालिसिस। सो आप रेफर करो 26 सब सेक्शन 1 को, और जो मुझे लगता है आप गलतियां कर सकते हो वो मैं आपको रेलिवेंट आंसर पॉइंट में दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑल्सो मेंशन अबाउट क्लॉज नंबर सी दैट टॉक्स अबाउट द डिक्लेरेशन, ये वाला, तो ये भी आप मेंशन करो। ये सारे पॉइंट्स आपको पेपर में मिल जाएंगे, और कंक्लूजन हर एक में दिया गया है। कंक्लूजन क्या होता है? जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी को दोबारा लिखना है आपको। क्लियर? तो कहीं पे भी आपको मेन क्या मिलेगा? रेलेवेंट आंसर पॉइंट, एनालिसिस इफ रिक्वायर्ड, एंड कंक्लूजन, ताकि आपका क्वेश्चन सही से निपट जाए। क्लियर है बात? तो ये एज इट इज आपको लिखना है कि इसके अंदर जो रिपोर्ट होते हैं वो सेबी बताता है इन कंसल्टेशन विद सीजी, याद है आपको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाले। और जब तक ये नहीं आते तब तक आपको सेबी वाले ओरिजिनल रेगुलेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी है इन द प्रोस्पेक्टस। आगे बढ़े, ये था हमारा सेक्शन 26। ठीक है, अब आगे बढ़ते जरा सेक्शन नंबर 29, पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। आपको पता होगा आज के इसमें सारा जो पब्लिक ऑफर आता है, आप किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते हो, एवरीथिंग इज इन डीमैट। आप फिजिकल फॉर्म कहीं साइन नहीं कर रहे हो, आप फिजिकल कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। और आपको ये भी पता होगा, एक जनरल बता देता हूं, आई डोंट नो यू मस्ट बी नोइंग दिस और नॉट, बट एक चीज जनरल बता देता हूं कि आज के इसमें जो कंपनीज काम करती है वो डिपॉजिटरीज के द्वारा काम करती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक रिलायंस कंपनी है, ठीक है, और लेट्स से रिलायंस के 1 मिलियन शेयर से, मतलब 10 लाख शेयर से, लेट्स से फॉर एग्जांपल। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये डायरेक्टली पब्लिक के साथ डीलिंग कर सकती है? क्या ये डायरेक्टली पब्लिक के साथ डीलिंग कर सकती है? मुझे बताओ हाँ या ना। सर नहीं कर सकती, पागल हो जाएगी कंपनी, अपना बिजनेस छोड़ के इन्हीं से डील करती रह जाएगी, रोज कोई परचेस करेगा, कोई सेल करेगा, वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, पब्लिक रिलायंस किसके साथ डील करती है? डिपॉजिटरीज के साथ। और दो मोस्ट फेमस डिपॉजिटरीज है एनएसडीएल और सीडीएसएल। ठीक है, सीडीएसएल तो खुद भी एक लिस्टेड है। तो अब ध्यान से समझो होता क्या है, ये दोनों जो है ना डिपॉजिटरीज, ये सारा डेटा मेंटेन करती है रिलायंस के शेयर्स का, और ये डील करती है पब्लिक के साथ। रिलायंस डायरेक्टली डील नहीं करती, डिपॉजिटरीज, दीज आर नोन एज डिपॉजिटरीज, ये डील करती है पब्लिक के साथ। तो अगर आज मैं सेल परचेस कुछ कर रहा हूं, एनीथिंग आई एम डूइंग, तो मेरा सारा रिकॉर्ड जो मेंटेन किया जा रहा है वो डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड में मेंटेन किया जा रहा है। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि रिलायंस कंपनी में रजिस्टर्ड होल्डर कौन है, शेयर्स का? तो भैया रजिस्टर्ड होल्डर जो है ना वो सीडीएसएल और एनएसडीएल है। सर सीडीएसएल और एनएसडीएल के नाम पे सिक्योरिटीज है? हाँ, इनके नाम पे है सिक्योरिटीज आज, क्योंकि रिलायंस कहेगा कि भैया मैं रोज रोज जो है इसकी डीलिंग नहीं कर सकता, तो मेरे बुक्स में एक काम करो कि आप सारे शेयर्स खरीद लो। और एनएसडीएल और सीडीएसएल किसके लिए एक्चुअली काम कर रही है और किसके बिहाफ पे सिक्योरिटीज होल्ड कर रही है? पब्लिक। तो अगर मैं पूछूं कि बेनिफिशियल ओनर कौन हुआ, शेयर्स का, तो वो हुई सर पब्लिक, बेनिफिशियल ओनर। और सर रजिस्टर्ड ओनर कौन हुआ रिलायंस के बुक्स में? एनएसडीएल और सीडीएस। ये होता है तरीका लिस्टिंग कंपनी का काम होने का। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी जो ये 10 लाख सिक्योरिटीज है, क्या वो फिजिकल फॉर्म में हो सकती है? क्या वो आज फिजिकल फॉर्म में हो सकती है? आंसर इज नो। उसको डीमैट फॉर्म में डालना ही पड़ेगा। डीमैट मतलब कुछ नहीं है, नाम अजीब सा रखा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, डीमटेरियलाइज्ड, मटेरियल नहीं है, फिजिकल मटेरियल नहीं है, डीमटेरियलाइज, खत्म कर दो, इलेक्ट्रॉनिक में ले आओ। ठीक है, आज के इसमें सारा काम इसी के हिसाब से होता है। ये कंसेप्ट है डीमटेरियलाइजेशन। अब आ जाओ जरा चैप्टर पे। सो एवरी कंपनी विच इज मेकिंग अ पब्लिक ऑफर। अच्छा मैं एक बात बताऊं, यहां पे लिख सकता हूं ये एवरी कंपनी की जगह मैं यहां पे पब्लिक लिख दूं समझने के लिए सिर्फ? आंसर इज यस, बिकॉज प्राइवेट कंपनी कैन नॉट गो फॉर पब्लिक ऑफर। एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर एंड एवरी प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी। ये कौन है? अनलिस्टेड पब्लिक नीचे आने वाला है। अनलिस्टेड पब्लिक के बारे में भी कुछ प्रोविजंस आने वाले हैं। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो सर ये कौन है? ये भाई लिस्टेड है ना यार, पब्लिक ऑफर में तो लिस्टेड जा रहे हैं। ठीक है, लिस्टेड कंपनी पब्लिक ऑफर के लिए जा रही है। सो दीज कंपनीज शैल इशू सिक्योरिटीज ओनली इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। और डीमटेरियलाइज्ड कैसे करना है, क्या करना है, ये सारा डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 में दिया गया है।
ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में एक रूल है, पहले तो वो समझ लो। रूल 9 कुछ खास नहीं कहता, वो कह रहा है promoters of a public company which is making a public offer of convertible securities, they shall hold all the securities in dematerialized form, and if such convertible securities are held in physical form up to the date of IPO, then they shall be converted into dematerialized form before such offer is made. कुल मिला के बात उन्होंने क्या बोली? कुल मिला के बात कुछ भी अलग नहीं बोली, सिर्फ ये कही जा रही है कि अगर कोई कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज है, जैसे डिबेंचर्स है, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है, तो अगर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आप इशू करने वाले हो तो उस केस में वो जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है वो भी आपके डीमैट फॉर्म में ही जाएंगे, वो भी आपके डीमैट फॉर्म में जाएंगे, जो ऑलरेडी बात ऊपर कही गई थी कि सर सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्म में रखना है। और अगर आपके पहले फिजिकल फॉर्म में थे तो कोई बात नहीं, आईपीओ जिस दिन ऑफर जाने वाला है, आईपीओ का ऑफर जिस दिन जाने वाला है, पब्लिक से पैसा जब उठाने वाले हो उस दिन तक आपको डीमैट में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि अब पब्लिक इन्वॉल्व होने वाली है। ठीक है, देखो अगर पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती है, अगर एक नॉर्मल सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आज भी फिजिकल फॉर्म से काम कर रहे हैं, फिजिकल सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि वो डीमैट में नहीं है ना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को हम यहाँ पे इंक्लूड कर ही नहीं रहे। लेकिन सर अब आप क्योंकि आईपीओ में जाने वाले हो, आप बाहर से पैसा उठाने वाले हो, तो प्रमोटर्स को बोल रहे हैं भैया अगर तेरे फिजिकल शेयर है, फिजिकल मटेरियल में है, तो उसको डीमैट में कन्वर्ट कर ले। ठीक है बात, ओके। अब सर बात आती है सबसेक्शन 1A, व्हाट अबाउट अनलिस्टेड कंपनीज, जो मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बताया कि हम एक रूल 9A पढ़ने वाले हैं, प्रिस्क्राइब्ड क्लास है वो, ये रहा नीचे आने वाला है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। इनको बोला कि आपकी सिक्योरिटीज भी, क्योंकि आप प्रिस्क्राइब्ड हो, आपकी सिक्योरिटीज भी होल्ड एंड ट्रांसफर करी जाएंगी सिर्फ और सिर्फ डीमैट फॉर्म में एज पर डिपॉजिटरीज एक्ट। तो आपकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करो, जो आप जिसको भी होल्ड करना है वो डीमैट फॉर्म में होल्ड करे, ट्रांसफर करना है तो डीमैट फॉर्म में कराया जाएगा। And what about a company other than those which are covered under subsection 1? For example, private company. तो प्राइवेट को बोला भाई तेरी मर्जी है, अगर तुझे डीमैट रखना है मोस्ट वेलकम, वरना तू फिजिकल फॉर्म में रख। सो इट मे, शल नहीं लिखा, एक एक चीज का देखो। एवरी कंपनी ऊपर वाले में क्या बोला है? शल। शल मतलब मैंडेटरी, शल मतलब मैंडेटरी। तेरे पास ऑप्शन नहीं है बेटा, तुझे डीमैट फॉर्म में जाना है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के पास ऑप्शन है, इट मे कन्वर्ट इट्स सिक्योरिटीज इनटू डीमैट और इशू इट्स सिक्योरिटीज इवन इन फिजिकल फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और इन डीमैट फॉर्म एज पर डिपॉजिटरीज एक्ट। मतलब बेसिकली इनके पास ऑप्शन आ गया कि तू फिजिकल में जा तेरा मन है, वरना तू डीमैट में जा तेरा मन है, जो भी तेरा मन है उसके हिसाब से काम करो। अब बात आती है सर रूल नंबर 9A। रूल नंबर 9A कहता है कि अनलिस्टेड, लेकिन अनलिस्टेड पब्लिक, भाई लिस्टेड को तो डीमैट में जाना ही है, अनलिस्टेड बचे दो, एक अनलिस्टेड प्राइवेट, एक अनलिस्टेड पब्लिक। अनलिस्टेड प्राइवेट को बोला तू छोड़, प्राइवेट है तेरे से मतलब नहीं है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को बोला इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आप अनलिस्टेड हो लेकिन आप पब्लिक हो ना, तो फिर आप डीमैट में आ जाओ। रूल नंबर 9A ने ये चीज बोल दी। क्लियर? आ जाओ रूल नंबर 9A, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म बाय अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। डीमैट फॉर्म, दोबारा वही इंट्रोडक्शन में तो सेम बात बोली है, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल इशू द सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म एंड ऑल्सो फैसिलिटेट डीमटेरियलाइजेशन ऑफ ऑल इट्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। मतलब नई सिक्योरिटीज और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज दोनों ही डीमैट में जाएंगी। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ो। प्री कंडीशंस, अच्छा एक काम करना, क्लास में तो मैं दूंगा आपको टाइम, अभी क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर की फॉर्म में जा रहा है और लाइव बैच नहीं है, तो एक सेक्शन होने के बाद यूट्यूब वीडियो को पॉज करो और वो एक पेज 2 पेज को एक बार रिवाइज करो, बस रीड करो दोबारा। ठीक है, कोई डाउट आता है लिख के रखो, आप डाउट्स भी मेरे से पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक बार उसको रिवाइज करो रादर देन गोइंग अहेड। ठीक है, एंड इफ यू फील कि नहीं सर एक बार पूरा चैप्टर होने के बाद खुद दोबारा रिवाइज करूंगा इन वन फ्लो, दैट इज ऑल्सो ओके, बट आई वुड रिकमेंड एक सेक्शन 2 सेक्शन होने के बाद रिवाइज करो। आगे बढ़ो। प्री कंडीशंस फॉर एन ऑफर और इशू, तो पढ़ो, बिफोर एनी ऑफर फॉर इशू ऑफ एनी सिक्योरिटीज और बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। इशू में कंपनी आपसे पैसा लेके सिक्योरिटी इशू करती है और बायबैक में कंपनी आपको पैसा देके सिक्योरिटी वापस लेती है। बाय बैक। क्लियर? तो अगर कोई इशू करना है, कोई बायबैक करना है, कोई बोनस निकालना है या कोई राइट्स ऑफर करना है, तो अगेन कंपनी को एक चीज इंश्योर करनी है कि उसका पूरा का पूरा करंट होल्डिंग, एंटायर होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ इट्स प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, केएमपी, एवरीथिंग इज इन डीमैट फॉर्म एज पर द डिपॉजिटरीज एक्ट। इसमें कोई नई बात नहीं बोली उन्होंने, बस बोला कि नया कुछ भी काम करने से पहले एग्जिस्टिंग
आप डीमैट में कन्वर्ट करो। जो भी डायरेक्टर्स केएमपी, सर इसके अंदर पब्लिक तो होगी नहीं ना, अभी इसके अंदर अभी पब्लिक नहीं है क्योंकि ये अनलिस्टेड कंपनी है। एक एक चीज आपको कहीं पे भी डाउट आएगा ना, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। नहीं मिलता आप मेरे से बात करो। यहाँ पे पब्लिक जनरल इन्वॉल्व नहीं है अभी। यहाँ पे पब्लिक इन्वॉल्व क्यों नहीं है? क्योंकि ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, लेकिन ये अनलिस्टेड है ना, अनलिस्टेड है, तो पब्लिक नॉर्मल इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक की बात नहीं करी। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से इनको बोला कि आप अपना जो है वो सारा का सारा होल्डिंग डीमैट में कन्वर्ट कराओ। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज। होल्डर मतलब क्या? होल्डर मतलब क्या? ये अभी एग्जिस्टिंग मेंबर है, ये अभी एग्जिस्टिंग मेंबर है। पढ़ो, एवरी सच मेंबर हु इंटेंड्स, तेरा मन है, क्या मन है? तेरा मन है ट्रांसफर करने का सच सिक्योरिटीज। कौन सी सिक्योरिटीज? सच मतलब क्या? जो तेरे पास है, तो तेरे को ये ट्रांसफर करने से पहले यू हैव टू गेट सच सिक्योरिटीज डीमटेरियलाइज्ड बिफोर सच ट्रांसफर। या फिर यू आर अ होल्डर, यू आर अ होल्डर एंड यू सब्सक्राइब टू एनी सिक्योरिटीज। तो समझ में नहीं आया? मेरे पास ऑलरेडी सिक्योरिटीज है तो मैं सब्सक्राइब क्यों करूंगा? अरे लाला मेरी बात सुन, अगर मैं एग्जिस्टिंग होल्डर हूं, अगर मैं एग्जिस्टिंग होल्डर हूं तो क्या पता आप मुझे राइट्स इशू कर रहे हो या आप मुझे बोनस दे रहे हो, तो एग्जिस्टिंग होल्डर को भी तो नई सिक्योरिटीज मिल सकती है ना। तो ब्रैकेट में पढ़ो, प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस और राइट्स इशू। अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो उस एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर को हमने बोला यू हैव टू एंश्योर दैट ऑल हिज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, कीवर्ड कीवर्ड कीवर्ड, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। एंड ये इंश्योर कब करना है? ये इंश्योर कब करना है? बिफोर सच सब्सक्रिप्शन। सच सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस शेयर्स और राइट। सर आप इसमें से एक फील निकाल पा रहे हो ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है इसके अंदर? सबको बोल रहे हैं, एग्जिस्टिंग वालों को, डायरेक्टर्स को, एग्जिस्टिंग होल्डर को, सबको बोला जा रहा है कि भाई तू अपने शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट करा क्योंकि तू अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और रूल नंबर 9A चाहता है कि आपकी सबकी सिक्योरिटीज जो है, इस कंपनी की सारी सिक्योरिटीज जो है वो डीमैट में चली जाए। क्लियर है बात? तो आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है पहले ये बताओ मुझे, ठीक है? एप्लीकेशन टू द डिपॉजिटरी बाय द कंपनी। अब आपको यहां पे डाउट नहीं आना चाहिए कि सर ये एप्लीकेशन टू डिपॉजिटरी क्या है। मैंने आपको ऑलरेडी यहां पे करा दिया है कि ये एप्लीकेशन जो है, ये कंपनी जो है रिलायंस, वो एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास एप्लीकेशन फाइल करेगी ना कि सर मेरे सारे शेयर आप अपने नाम पे ले लो और पब्लिक के रिस्पेक्ट में डीलिंग का रिकॉर्ड आप मेंटेन करो। तो ये रिलायंस जो इसको एप्लीकेशन फाइल करेगी ना, ये उस एप्लीकेशन की बात करी जा रही है, ठीक है? तो पढ़ो, आगे आ जाओ। कंपनी शैल फैसिलिटेट मतलब करवाएगा क्या? डीमटेरियलाइजेशन ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू अ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी बोले तो एनएसडीएल या सीडीएसएल। एंड एक और काम करना है क्या? शैल सिक्योर इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप में से अभी तो आपने आर्टिकलशिप करी नहीं है, आप बहुत जल्द उस फेज में आने वाले हो जब आप सर रिटर्न्स फाइल करोगे, ठीक है? जून जुलाई मंथ में रात के 11 बजे तक जो है आप बैठ के रिटर्न्स फाइल करोगे। थोड़े टाइम बाद आप अपने पेरेंट्स की, फैमिली की, दोस्तों की, चाचा की, मामा की, फूफा की रिटर्न फाइल करोगे। उसके अंदर सबके सब आप देखोगे कोई ना कोई उसमें से एक ना एक बंदा शेयर्स में डील कर रहा होगा, और उन शेयर्स की जब आप डीलिंग करोगे और उसको रिटर्न में रिपोर्ट करोगे तो आपको रिटर्न में भी ना ये ISIN नंबर देना पड़ता है। और रिटर्न के साथ साथ इन जनरल भी हर एक सिक्योरिटी का एक ISIN होता है, दैट इज काइंड ऑफ आइडेंटिटी नंबर, ठीक है? जैसे हर इंसान का पैन होता है, जैसे हर इंसान का आधार होता है, ये बिल्कुल अलग अलग होता है, यूनिक होता है, वैसे ही हर एक सिक्योरिटी का एक ISIN नंबर होता है, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, उस पर्टिकुलर शेयर्स का एक ISIN नंबर होता है, और ये आपको डिपॉजिटरी से मिलता है। तो कंपनी को वो डिपॉजिटरी से ये ISIN नंबर भी लेना है, और ये एक एक सिक्योरिटी का नहीं होता, एक एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी का होता है। तो उस म्यूचुअल फंड की उस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जितने यूनिट्स होंगे उन सब का यही एक ISIN नंबर रहेगा। क्लियर? सो कंपनी शैल सिक्योर ISIN, कंपनी शैल सिक्योर ISIN फॉर ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें भी वो डील कर रही है, एंड शैल इन्फॉर्म ऑल इट्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स अबाउट सच फैसिलिटी। डीमैट की फैसिलिटी जो आ चुकी है, ISIN आ चुका है, ये अपने मेंबर्स को बताएगा कि भैया सारे सुन लो, इधर आओ सारे सुनो, डीमैट वाला फॉर्म हो चुका है और ISIN आ चुका है, हम डीमैट में जा चुके हैं। क्लियर है? आगे बढ़ो। ऑब्लिगेशंस मतलब ड्यूटीज। एवरी सच कंपनी, सच मतलब
सच मतलब जल्दी बताओ सर। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अभी तो बताया आपने रूल किसके ऊपर लग रहा है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। पढ़ो, हर एक ऐसी कंपनी को इंश्योर करना है क्या, पहला, इट मेक्स टाइमली पेमेंट ऑफ फीस विथ रिस्पेक्ट टू एडमिशन एज वेल एज एनुअल फीस टू द डिपॉजिटरी एंड रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। ये रजिस्ट्रार टू एन इशू क्या होता है, ये शेयर ट्रांसफर एजेंट, ये ना जब कंपनी शेयर्स वगैरह के रिस्पेक्ट में होता है, ये बेसिकली ये सारे टर्म सिक्योरिटीज और शेयर्स के रिस्पेक्ट में रेलिवेंट है, और ये काम डेलीगेट किए जाते हैं। ये शेयर ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में एक शेयर ट्रांसफर एजेंट होता है, इशू के रिस्पेक्ट में एक स्पेसिफिकली रजिस्टर टू एन इशू होता है। इनकी डिटेल्स आपके लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। तो इस बैच के लिए और हमारा जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लिए मैं अपने आप को यहाँ पे सीमित कर रहा हूँ, आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ, नहीं तो फिर मैं बहुत डिटेल में इसमें जा सकता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को भी छोड़ दो, कोई कुछ नहीं पूछेगा आपसे, बस समझ लेना कि डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार टू एन इशू और शेयर ट्रांसफर एजेंट की फीस पे करनी है, इनिशियल प्लस रेकरिंग। ठीक है, एज पर वॉट एवर द एग्रीमेंट इज साइंड बिटवीन द पार्टीज, जो भी एग्रीमेंट में लिखा होगा वो फीस पे करनी है। प्लस एक सिक्योरिटी डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ता है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ता है एट ऑल टाइम्स। कितना, 2 साल की फीस जितना, जो आपकी रेकरिंग 2 साल की फीस है, सपोज मेरी 1000 रुपए है महीना की फी, या साल की 12,000 है, तो मुझे 24,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट मेंटेन करना है इन्हीं तीनों पार्टीज के साथ। ठीक है, सो इट हैज टू मेंटेन सिक्योरिटी डिपॉजिट नॉट लेस देन, मतलब मिनिमम है ये फिगर, मिनिमम दिस अमाउंट विद डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट इन सच फॉर्म एज मे बी एग्रीड बिटवीन द पार्टीज। हो सकता है एफडी की फॉर्म में हो सकता है किसी और की फॉर्म में हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो भी उन्होंने बोला है वो आपको मेंटेन करना है। प्लस इट कंप्लाइज विद द रेगुलेशंस, डायरेक्शंस इफ एनी इशूड बाय सेबी, मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और डिपॉजिटरी फ्रॉम टाइम टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स एंड मैटर्स इncidental thereto। ये कोई खास पॉइंट नहीं है, ये जनरल बोल रहे हैं, जो भी रेगुलेशंस आएगी उसको फॉलो करना है। अच्छा, इफ डिफॉल्टेड अंडर सब रूल 5, डिफॉल्टेड मतलब सर आपने फीस नहीं पे करी, आपने फीस नहीं पे करी, या फिर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मेंटेन किया, सब रूल 5 मतलब ये ऊपर जो कवर किया ना, इसी में कुछ गड़बड़ कर दी, तो जब तक ये गड़बड़ रहेगी तब तक आपके 3 एक्ट्स को हम रोक देंगे। सो फॉलोइंग एक्शंस, जो मैं ये 3 पढ़ाने वाला हूं, दीज 3 आर प्रोहिबिटेड। सर प्रोहिबिटेड मतलब नो मींस नो, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ठीक है, प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड में भी फर्क है, इंट्रो में कराता हूं मैं हमेशा बैच की स्टार्टिंग में, अभी जस्ट हिंट दे रहा हूं। प्रोहिबिटेड मतलब नो मींस नो, रेस्ट्रिक्टेड मतलब नो बट वी विल अलाउ यू, बिकॉज रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कुछ कंडीशंस लगाएंगे। सो दीज 3 एक्शंस आर प्रोहिबिटेड टिल टिल द पेमेंट्स टू डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट आर मेड। तो जब तक आप पेमेंट अपनी पूरी नहीं करते हो तब तक आप ये 3 काम नहीं कर सकते। क्या क्या, अलग कलर उठाते यार। फर्स्ट, ऑफर ऑफ एनी सिक्योरिटीज, आप कोई सिक्योरिटीज ऑफर नहीं कर सकते, शेयर्स नहीं, डिबेंचर्स नहीं, बॉन्ड्स नहीं, और बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, आप कोई वापस खरीद भी नहीं सकते, और इशू ऑफ बोनस और राइट शेयर्स, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर, आगे एप्लीकेशन ऑफ सम प्रोविजंस, डिपॉजिटरीज एक्ट और ये 2 रेगुलेशन है, नाम कोशिश कर लेना, वरना मैं कहूंगा पेपर में गलत लिखने की जगह लिख देना रेलिवेंट सेबी रेगुलेशन, रेलिवेंट सेबी रेगुलेशन, वो यहाँ पे एज इट इज लग जाती है, रेलिवेंट सेबी रेगुलेशंस यहाँ पे लग जाते हैं, नाम लर्न कर पाओ तो कर लेना। दीज डील विद द डिपॉजिटरीज एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट एंड रजिस्ट्रार टू एन इशू। क्लियर, तो डिपॉजिटरीज एक्ट तो लर्न ही कर लेना, और सेबी रेगुलेशन मन करे तो लर्न कर लेना, गलत मत लिखना। अच्छा, हर एक हमारी जो कंपनी यहाँ पे डील करी जा रही है, कौन, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसको एक आरओसी के साथ फाइलिंग करनी है। क्या, इट शैल सबमिट फॉर्म PAS 6। बैच में अगेन एक और चीज, मैं कंपाइलेशंस भी कराता हूँ, फॉर्म्स की कंपाइलेशन भी कराऊंगा, यहाँ पे भी आप फॉर्म्स की एक जस्ट नोटिंग कर सकते हो एक साथ, जब सारे आ जाएंगे ना, मतलब सारे फॉर्म्स कवर हो जाएंगे, तो एक साथ एक नोटिंग कर लेना, PAS 1 किसके लिए, PAS 2 किसके लिए, वो सब चीजें। ओके, तो सर ये नाम PAS क्यों रखा, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, ये नॉमेनक्लेचर नाम चैप्टर के नेम से ही निकलता है। सो PAS 6, PAS 6 आपको फाइल करना है आरओसी के पास, कब तक, ईच हाफ ईयर के कंक्लूजन से विद इन 60 डेज। तो जून महीना खत्म हुआ उसके विद इन 60 डेज, दिसंबर महीना खत्म हुआ विद इन 60 डेज, तो विद इन 60 डेज ऑफ ईच हाफ ईयर कंप्लीटेड। तो ये आपको हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार, साल में आपको जो है ये 2 बार फाइल करना है। दिस इज हाफ ईयरली फाइलिंग, हाफ ईयरली फाइलिंग।
ठीक है। और इस फॉर्म पे आपको सर्टिफिकेट और स्टैंप लेनी है किसी सीए इन प्रैक्टिस की या किसी सीएस इन प्रैक्टिस की। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट को अलाउ नहीं किया है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से आपको ये फॉर्म सर्टिफाई कराना है, ठीक है। अच्छा, अब ना कंपनी ना अपने रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था, कंपनी रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था कि मेरा जो शेयर कैपिटल इतना है और मेरा डीमटेरियलाइज में इतना है। अगर उसके अंदर कोई वेरिएशन आ गया तो वो भाग के जाएगा और बता देगा कि सर, डिपॉजिटरी को बोलेगा कि डिपॉजिटरी भाई साहब रिलायंस भाग के जाएगा एनएसडीएल सीडीएसएल के पास और बोलेगा कुछ वेरिएशन आया है, इसको चेक करो, गलतियां ठीक कराओ। सो सब रूल 8A, रिपोर्टिंग ऑफ डिफरेंस। द कंपनी शैल इमीडिएटली, तुरंत तुरंत, ये डिले नहीं करना मैटर, immediately bring to the notice of depository CDSL NSDL what any difference observed in issued capital and capital held in डीमैट फॉर्म। कि मैंने तो 10 लाख का इशू किया था, इसके अंदर पता नहीं 9 लाख समथिंग आ रहा है, कुछ गड़बड़ है, तो वो आप रिपोर्ट करो। अच्छा, ग्रीवियंस, ग्रीवियंस मतलब कोई भी कंप्लेंट, ग्रीवियंस मतलब कंप्लेंट, कोई दुखी है हमारे इससे, तो फिर उसको हम बोलेंगे कि भाई तू रिड्रेसल कर ले, हम तेरे को कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे, उससे बात कर ले। सो द ग्रीवियंसेस इफ एनी ऑफ द एनी सिक्योरिटी होल्डर शैल बी फाइल्ड विद IEPFA। सर ये क्या है? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। बहुत ही बहुत ही कॉमन सी एक कॉमन फॉर्म है, और दिस इज बेसिकली द फंड, जो फंड बनता है, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड में भी पढ़ते हैं, उस फंड की एक अथॉरिटी बनती है। उस अथॉरिटी का हम तेरे को नंबर दे देंगे, उससे जाके बात कर ले। तेरे जो भी कंप्लेंट्स है, जो भी तेरे को लग रहा है गलत चीजें हुई या यू आर नॉट हैप्पी विद द सर्विसेज, गो एंड टॉक टू हिम, राइट। सो ग्रीवेंस रिड्रेसल कौन करेगा? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। सर ये फुल फॉर्म्स की भी आप हमें अलग से लिस्ट दोगे क्या? यस, ठीक है, वो बुक के स्टार्ट में आपको मिलेगी, क्लास में भी मिलेगी। अभी तो हम सिर्फ एक स्पेसिफिक चैप्टर के बारे में डील कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे नहीं दिए। ओके, अच्छा, अगर इस कंप्लेंट के बेसिस पे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, इसको ए ऐड कर लेना, अथॉरिटी को, अगर अथॉरिटी को लगता है कुछ एक्शन लेना है कंपनी के अगेंस्ट, तो वो ले सकता है आफ्टर कंसल्टेशन विद सेबी, आफ्टर कंसल्टेशन विद सेबी। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, उसको आप ऊपर भी लिख सकते हो, कि ये जो पूरा रूल है, रूल नंबर 9A, जो किसके ऊपर लग रहा है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के ऊपर, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के ऊपर। ये 3 कंपनीज के ऊपर नहीं लगेगा। कौन कौन सी? निधि, गवर्नमेंट एंड होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी। निधि, गवर्नमेंट एंड होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी। निधि कंपनी आगे भी आती है, एक चैप्टर में हम इसको और कवर करने वाले, लेकिन अभी जस्ट एक हिंट देता हूं कि निधि कंपनी बनती है अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए। इसका मेन जो प्रोविजन आता है वो आता है सेक्शन 406, जो सीए फाइनल में कराया जाता था, और सीए फाइनल का पार्ट है, आपको नहीं कराया जाएगा, बट एक हिंट दे रहा हूं, दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स, राइट। और अ गवर्नमेंट कंपनी, दिस विल बी कवर्ड इन अवर प्रिलिमिनरी चैप्टर। तो सेक्शन 2 क्लॉज 45 में जो है वो कवर की जाती है, एक सरकारी कंपनी एंड एक होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी, होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी, पूरा 100% होल्डिंग किसी और के पास, राइट। सो दीज 3 कंपनीज, इवन इफ these 3, इसका मैं इंप्लीकेशन बता रहा हूं, that these 3 companies can be unlisted public companies, these 3 companies can be unlisted public companies, but still rule number 9A won't apply। तो अब यहां पे लिख लेना, unlisted public companies excluding निधि, गवर्नमेंट एंड होल्ली ओन्ड सब्सिडी, ठीक है। अब सर आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 30 से स्टार्ट कर रहे हैं नाउ। एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। आपका प्रोस्पेक्टस क्या था? सर आपने बताया था एक डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे यू आर गोइंग टू डिसेमिनेट, मतलब यू आर गोइंग टू गिव इंफॉर्मेशन टू द पीपल एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच दे आर गोइंग टू डिसाइड वेदर दे विल इन्वेस्ट द मनी और नॉट। क्लियर? इस प्रोस्पेक्टस का आप एडवर्टीजमेंट करोगे, ऑब्वियसली बात है, आप सबको बताओगे कि भैया ये प्रोस्पेक्टस है, आओ हमारे इसमें सिक्योरिटीज में पैसा लगाओ। सो वेयर एन एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी, अगेन ध्यान रखना, अ कंपनी, द कंपनी, दोनों में फर्क है। अ कंपनी मतलब मैं जनरल बात कर रहा हूं, द कंपनी मतलब स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, राइट। सो वेयर एन एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी मतलब जनरल, कोई भी कंपनी इज पब्लिश्ड, पब्लिश कर रहे हो आप उसको कहीं पे भी किसी भी मैनर में, इट शैल बी नेसेसरी टू स्पेसिफाई देयरिन the contents of its memorandum as regards memorandum of association and articles of association। आपको पता है मेमोरेंडम के रिस्पेक्ट में आपको ये 6 चीजें बतानी है। क्या क्या आपको बताना है? कि आपका कंपनी का धंधा क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, कंपनी की लायबिलिटी बताओ, वेदर इट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय शेयर कैपिटल, वेदर द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, वेदर द कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी, ये सारी डिटेल्स बताओ। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बताओ कि आपका कंपनी में शेयर कैपिटल कितना है,
कंपनी में सिग्नेटरीज कौन है, मेमोरेंडम के सिग्नेटरीज कौन है, उनका नाम बताओ, एंड ऑल्सो टेल अस हाउ मेनी शेयर्स दे हैव, हाउ मेनी शेयर्स दे हैव, सो नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय देम एंड इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी, प्रेफरेंस, व्हाटएवर इट इज, द कैपिटल स्ट्रक्चर की डिटेल्स दो। क्लियर? व्हाई? यार एक बात बताओ, आप कंपनी, आप लोगों को बोल रहे हो कि आके पैसा डालो और हमारे कंपनी के शेयर्स लो, तो उनको पता तो होना चाहिए ना कि कंपनी का धंधा क्या है, कंपनी का शेयर कैपिटल क्या है, कंपनी की सारी हिस्ट्री क्या है, डिटेल्स क्या है, वरना पता कैसे चलेगा कि हम, हाउ विल दे मेक द डिसीजन कि कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। क्लियर? अब एक बच्चा है, ये हो आप, ठीक है, ये कार्टून फिगर्स वगैरह आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ये पूरा कंसेप्ट देखो, आप इसमें से टैग हटा दो, हम सीए पढ़ रहे हैं, हम सीए इंटर एग्जाम, सीए एग्जाम्स, कुछ नहीं है यार, फॉर्मल पढ़ाई है, जैसे 12th की पढ़ाई करी है वैसे ही सारा जो स्कूल सिस्टम रहा है वैसे ही है यार, ये पढ़ाई है, राइट? सो बिल्कुल लॉजिक्स के साथ। अब ध्यान देते आगे, ये है बच्चा, इस बच्चे को दिमाग में डाउट है, मैंने कहा इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्या डाउट है? कह रहा है सर नेक्स्ट ईयर ना, नेक्स्ट ईयर हमारी जो कंपनी है इट इज प्लानिंग टू इशू डिबेंचर 5 टाइम्स, एक बार जैन मंथ में, एक बार दोबारा आगे, ऐसे करके 5 बार हम डिबेंचर्स निकालने वाले या शेयर्स निकालने वाले हैं। हम पांचों बार प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा क्या? बहुत खर्चा हो जाएगा सर, 5 बार प्रोस्पेक्टस इशू करना। सो व्हाट वुड वी हैव टू इशू द प्रोस्पेक्टस एवरी सच टाइम? अब मैंने कहा टेंशन मत लो, हम आते हैं, हम सेक्शन नंबर 31 से आपका जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। सो हियर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस। सो हियर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब सर थोड़ा सा नाम के ऊपर एनालिसिस करते हैं, नाम के ऊपर एनालिसिस करते हैं। नाम क्या बोला मैंने? सर आपने नाम बोला सेक्शन 31 में जो आने वाला है, दैट इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस। सर प्रोस्पेक्टस का मतलब आपको पता है? हाँ, प्रोस्पेक्टस का मतलब तो हमें पता है। शेल्फ, आपने एक शेल्फ लाइफ वर्ड सुना है? हाँ सर, हमने तो शेल्फ लाइफ भी वर्ड सुना है। क्या होती है शेल्फ लाइफ? एक प्रोडक्ट कितने टाइम के लिए अच्छा रहेगा? आप बोलते हो ना, इस प्रोडक्ट की आप कुछ खरीद रहे हो मार्केट से, आप लेट से हल्दीराम्स का पैकेट खरीद रहे हो, उसमें लिखा हुआ है बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स, तो वो बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स उसकी शेल्फ लाइफ है 12 महीने की, उसकी शेल्फ लाइफ है 12 महीने की। इसी तरीके से शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि उसकी एक शेल्फ लाइफ रहने वाली है। वो कितनी रहने वाली है? 1 साल। 1 साल। तो हम क्या करेंगे? एक ऐसा प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे जिस प्रोस्पेक्टस के इशू के बाद 1 साल तक आप अलग अलग टाइम सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो, और हर एक उस पर्टिकुलर टाइम इशू के दौरान आपको प्रोस्पेक्टस दोबारा इशू करने की जरूरत नहीं है। सो वी कैन से कि काइंड ऑफ एक जनरल मैनर में हमने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जिसकी वैलिडिटी रहेगी 1 साल तक, मैक्स टू मैक्स 1 साल तक, और उस 1 साल में आप जितनी बार भी इशू करोगे हर बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। दिस इज नोन एज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ठीक है? तो सर कुछ भी इशू नहीं करना क्या उस टाइम? नहीं, मैंने ये नहीं बोला कुछ भी इशू नहीं करना। आप प्रोस्पेक्टस मत इशू करो, लेकिन यू हैव टू इशू इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। यू हैव टू इशू इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। क्लियर है? सारी बातें दे रखी है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास में मैं रेगुलर बैच में थोड़ी हैंड नोटिंग्स भी ज्यादा कराता हूं, यहां पे भी आपको हल्का हल्का जो है मैं नोटिंग्स दूंगा, लेकिन अभी इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? सो लेट्स मूव अहेड। आ जाओ लेमैन टर्म्स में, व्हाट इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस? इट इज अ प्रोस्पेक्टस विथ सर्टेन शेल्फ लाइफ। इट इज अ प्रोस्पेक्टस विथ सर्टेन शेल्फ लाइफ, बस इसके अंदर और कोई फर्क नहीं है। लेकिन लीगल टर्म्स में सेक्शन नंबर 31 का एक्सप्लेनेशन आता है, वो कहता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस मींस अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब क्लास मतलब एक डिफाइन कर देंगे, जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर्स या 9% डिबेंचर्स, तो वो क्लास हो गया, उस क्लास के अंदर अलग अलग यूनिट्स आ जाएंगे। क्लियर? सो सिक्योरिटीज और इट्स क्लास इंक्लूडेड देयरिन आर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इशूज। सो वन और मोर इशू हम करने वाले हैं ओवर अ सर्टन पीरियड। ओवर अ सर्टन पीरियड मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि ये सर्टन पीरियड मैक्स टू मैक्स 1 ईयर रहने वाला है, मैक्स टू मैक्स 1 ईयर रहने वाला है। एंड मेन फायदा क्या है शेल्फ प्रोस्पेक्टस का? दैट दिस इज गोइंग टू बी विदाउट द इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस। सर फर्दर मतलब, एक एक वर्ड का ध्यान दो, फर्दर मतलब दोबारा, लेकिन जब आपका पहला इशू रहेगा ना, फर्स्ट इशू, तो उस टाइम तो सर आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना ही करना है, उस टाइम तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना ही करना है। क्लियर? उसके बाद वाले में आप ना करो तो चल जाएगा। तो आ जाओ सेक्शन नंबर 31 में।
any class or classes of companies as the SEBI may provide by regulations in this behalf। तो कुछ कंपनीज के लिए ये चीज बोली गई है, कौन सी कंपनीज है क्या है वो सारा सेबी रेगुलेशंस में है, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। तो सेबी जिन कंपनीज को अलाउ करेगा, दोज कंपनीज में सर जबरदस्ती थोड़ी है, हम अगर आप हर एक इशू के साथ प्रोस्पेक्टस फाइल करना चाहते हो दैट इज वेरी वेरी गुड, लेकिन ऑब्वियसली आप चाहोगे कि मैं हर बार इशू ना करूं। सो दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज डायरेक्टरी। If you want, you can go for it. So these companies may issue a shelf prospectus with registrar. They may file, first वो file करेंगे फिर issue करेंगे। So they may file a shelf prospectus with the registrar। और कब? At the stage of the first offer of securities included therein। मैंने आपको क्या बताया, जब आप पहली बार issue करोगे उस टाइम तो आपको ये shelf prospectus issue करना ही पड़ेगा। और इस shelf prospectus में इसकी maximum shelf life कितनी है? 1 साल। ठीक है, 1 साल हो सकती है, लेकिन हो सकता है आप बोलो सर 6 महीने तो चलेगा ना, लेकिन लॉ कह रहा है 1 साल मैक्स रख सकते हो। सो इट शैल इंडिकेट, इट मतलब शेल्फ प्रोस्पेक्टस, इट मतलब शेल्फ प्रोस्पेक्टस शैल इंडिकेट अ पीरियड विच शैल नॉट बी एक्सीडिंग 1 ईयर एज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ सच प्रोस्पेक्टस। तो शेल्फ मतलब क्या सर? वैलिडिटी। शेल्फ मतलब वैलिडिटी। ठीक है, तो वो आप जो बताओगे वो होगा, लेकिन वो 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। लॉ कहता है 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप 3 महीना भी रख लो चलेगा, 6 महीना रख लो तब भी चलेगा। ओके, ये जो टाइम पीरियड है आपका शेल्फ लाइफ का, ये कब से स्टार्ट होगा? इट शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज अंडर दैट प्रोस्पेक्टस। तो आपका फर्स्ट ऑफर जिस दिन खुलेगा उस दिन से आपकी ये शेल्फ लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा सर, इसका एडवांटेज क्या है? बेसिकली इसका एडवांटेज ये है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी आपका सब्सिक्वेंट ऑफर रहेगा ऑफ सच सिक्योरिटी, सच मतलब जो जिसके रिस्पेक्ट में आपने शेल्फ प्रोस्पेक्टस निकाला है, उन सिक्योरिटीज के रिस्पेक्ट में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ दैट प्रोस्पेक्टस यू डोंट नीड टू अगेन फाइल अ प्रोस्पेक्टस। सो यू डोंट नीड अनदर प्रोस्पेक्टस, सो नो फर्दर प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड। अच्छा सर, सपोज मेरा 8 महीने का शेल्फ लाइफ थी और मैंने 8 महीने के बाद इशू किया, मेरा 8 महीने का शेल्फ लाइफ थी, 8 महीने बाद इशू किया मैंने सिक्योरिटी तो क्या मुझे प्रोस्पेक्टस चाहिए होगा? आंसर इज यस, तब मुझे चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान देना है कि आप तभी इस एग्जेम्पशन का फायदा उठा सकते हो जब आपका पीरियड ऑफ वैलिडिटी में इशू हो रहा है। क्लियर? मैंने लेकिन क्या लिख दिया? यू नीड टू गो फॉर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइलिंग। तो पढ़ो सबसेक्शन 2। A company filing a shelf prospectus shall be required to file an information memorandum. It shall contain all the material facts relating to those 2 points. First, new charges created. सर चार्ज क्या होता है? चैप्टर नंबर 6 में आता है ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, ये वही चार्ज है। क्या चार्ज मतलब काइंड ऑफ राइट ओवर माय एसेट्स गिवन टू अ क्रेडिटर। ठीक है, सो न्यू चार्जेस आपने जो जो क्रिएट किए या आपके फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या चेंजेस हुई, ये सारा हमें बताओ। सर ये क्यों जानना चाह रहे हैं? भैया आप डिटेल प्रोस्पेक्टस तो इशू नहीं कर रहे हो, आप डिटेल प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रहे हो, तो उनको ये तो पता चले कि आपका जो पहला ऑफर आया था उस टाइम जो प्रोस्पेक्टस आया, उसके बाद आज वाला जो आप सिक्योरिटी इशू कर रहे हो उसके बीच में क्या चेंजेस हुए, ये तो बता दो। तो आपके क्या क्या चार्जेस क्रिएट हुए, आपके क्या क्या फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई। क्लियर? सो देखो, ऑल दीज चेंजेस एंड न्यू चार्जेस क्रिएटेड बिटवीन योर फर्स्ट ऑफर और प्रीवियस ऑफर एंड द सक्सीडिंग ऑफर। सर ये फर्स्ट और प्रीवियस को लिखा, लॉ कोई भी बात फालतू नहीं करता। अगर लेट से मेरा फर्स्ट ऑफर है और उसके बाद मेरा सेकंड ऑफर है, तो इस केस में मैं वर्ड पढ़ूंगा फर्स्ट एंड माय सक्सीडिंग मतलब सेकंड ऑफर। एंड लेट से मेरा सेकंड एंड थर्ड ऑफर है, तो मैं सेकंड वाले को बोलूंगा दिस वाज माय प्रीवियस ऑफर एंड ये मेरा थर्ड ऑफर। तो आपको हर एक इशू के बीच के गैप का इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना है। ठीक है, ये दोनों चीजें तो उसके अंदर जाएंगी अलॉन्ग विद इट सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड चेंजेस भी जाएंगे। वो प्रिस्क्राइब्ड क्या है, कौन से रूल है, वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। अच्छा सर, ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किसके साथ आपको फाइल करना है? आपको पहले वो आरओसी के साथ फाइल करना है, आपको वो आरओसी के साथ फाइल करना है विद इन प्रिस्क्राइब टाइम जो नीचे आने वाला है। 2 मिनट रुक जाओ। एंड अलॉन्ग विद दैट प्रायर, and this needs to be filed prior to the issue of second or subsequent offer of securities under shell prospectus। आप जब दूसरा फाइल करोगे या तीसरा फाइल करोगे उससे पहले, सर बता दो ना कितना पहले, 1 महीना पहले, वो नीचे आने वाला है रूल 10 में। 2 मिनट रुक जाओ। तो 1 महीना पहले आपको आरओसी के पास इसकी फाइलिंग कर देनी है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की। क्लियर है बात? आगे बढ़ सकता हूं? हाँ सर। अच्छा सर एक बात बताओ, सपोज
मैंने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की भी फाइलिंग नहीं करी, मैंने ये चेंज वगैरह अभी लोगों को नहीं पता क्या हुआ है, ठीक है। उससे पहले किसी ने अप्लाई कर दिया सिक्योरिटीज के लिए और पैसा भी दे दिया, तो उस केस में क्या करे, तो कंपनी को बोला जाता है भाई जिसने पैसा दिया और उसको भी नहीं पता कि ये चेंजेस क्या क्या हुए हैं, क्योंकि लॉ ने आपको बोला है 1 महीना पहले फाइल करना है, लेकिन हो सकता है उससे पहले सी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम लोग भी देख सकते हैं, इन नॉर्मल पब्लिक भी देख सकती है, क्योंकि आरओसी के पास जो जो डॉक्यूमेंट फाइल किया जाता है दोज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है बात। सो सपोज किसी ने अप्लाई कर दिया, सिक्योरिटीज के लिए अप्लाई कर दिया और पैसा जमा करा दिया, और उसको ये चेंज नहीं पता, क्या चेंज, चार्जेस क्रिएशन, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, तो उस केस में कंपनी की ड्यूटी है बताना उस बंदे को कि सुन मेरी बात सुन, ये चेंजेस हुए हैं, आपने मुझे पैसा दे दिया था, लेकिन अब आपको एक मौका दिया जा रहा है कि नाउ दैट यू नो वॉट एवर चेंजेस हैव टेकन प्लेस और वॉट एवर न्यू चार्जेस हैव बीन क्रिएटेड, do you want your money back? If the answer is yes, I will refund you within 15 days. Clear? ये बढ़े। So proviso, money received before change, if a company or any other person company के behalf पे has received application for allotment of securities with advance payment, प्रॉब्लम का ही यहां पे कि उसने एडवांस पे पेमेंट दे दी फॉर सब्सक्रिप्शन बिफोर द मेकिंग ऑफ एनी सच चेंज। कौन सा चेंज सर, मेरे इसमें जो जो चेंजेस हुए ना, फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह में कोई चेंजेस हुए सर, कोई चार्जेस वगैरह क्रिएट हुए, तो वो चेंज करने से पहले उसने मुझे पैसा दे दिया, तो अब कंपनी की ड्यूटी है दैट कंपनी हैज टू इंटीमेट द चेंजेस टू सच एप्लीकेंट, सच मतलब जिसने मुझे एडवांस पेमेंट दिया, इफ इफ दे, कौन दे, वो एप्लीकेंट, इफ दे एक्सप्रेस अ डिजायर कि भैया एप्लीकेशन वापस करो, आपने तो ये मोटे मोटे चार्जेस क्रिएट कर दिए, मुझे मेरा पैसा वापस करो जो मैंने एडवांस में दिया है, ठीक है, गुस्सा मत हो, करवा रहा हूं वापस। सो इन दैट केस इफ दे एक्सप्रेस दैट दे वांट टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन, द कंपनी और अदर पर्सन जिसने पैसा उठाया शल रिफंड, शल करना ही पड़ेगा रिफंड, क्या, जो पैसा आया था एज एडवांस मनी, कितने टाइम में सर 15 दिन, सर 15 दिन। क्लियर है। तो चेंज होने से पहले पैसा आया तो बताओ उस बंदे को कि सुन पैसा दे चुका है लेकिन चेंज हो चुका है, ये चेंज समझ ले मेरे से आज। फिर वो कहेगा अगर उसका मन है तो भैया पैसा विड्रॉ मुझे वापस करो, तो 15 दिन में टाटा बाय बाय करना पड़ेगा उसको पैसा देके। क्लियर है बात, आगे बढ़ू। हाँ सर, सर अब एक बात बताओ, कोई अगर आपको एक डाउट आ रहा है दिमाग में कि जब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल हो रहा है तो प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या हुआ, मतलब व्हेन वी आर गोइंग फॉर द शेल्फ प्रोस्पेक्टस, तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पेक्टस। अगर आपसे कोई पूछेगा सर प्रोस्पेक्टस क्या हुआ इस केस में, तो आप बोलोगे सबसे पहला जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल हुआ और प्लस आगे जाके जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल हुआ, हर बार जब भी आपका सब्सिक्वेंट इशू जाएगा तो आपका इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल किया जाएगा आरओसी के साथ, तो दैट पर्टिकुलर शेल्फ प्रोस्पेक्टस प्लस every time the information memorandum is filed, all the information memorandum and the shelf prospectus is together known as prospectus. Clear? क्योंकि prospectus की जगह आप ये सारी चीजें फाइल कर रहे हो, right? So meaning of prospectus when information memorandum is filed and offer for securities is made, such memorandum, कौन सा memorandum, shelf prospectus, oh sorry information memorandum, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्लस शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो एक ही बार फाइल किया जाता है, जो एक ही बार फाइल किया जाता है, these two documents, मतलब ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, all these documents together are deemed to be known as prospectus, तो वो मिला के prospectus कहलाएंगे। अच्छा, रूल 10 ने क्या बोला, दो चीजें बताई कि जो आपका इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जाता है वो PAS 2 में जाता है along with the fees। फीस के रिस्पेक्ट में आपको एक जनरल पॉइंट बता दूं जो आपको पूरे कोर्स में काम आता है, अगेन अ पार्ट ऑफ माय इंट्रोडक्शन, कि आरओसी के साथ आप कुछ भी फाइल करोगे तो आपको फीस पे करनी पड़ती है। आरओसी के रूल्स है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के रूल्स है 2014 के, वो नाम ना लर्न करो तब भी चल जाएगा, आप लिख सकते हो अलोंग विथ प्रिस्क्राइब फीस। हर एक फॉर्म के साथ एक लाइन जोड़ देनी है कि जहां जहां भी आप लिखोगे दिस फॉर्म नीड्स टू बी फाइल्ड, लिख देना अलोंग विथ प्रिस्क्राइब फीस। क्लियर। सो आप PAS 2 फाइल करोगे आरओसी के साथ, और मैंने आपको क्या बताया, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कब फाइल करनी है, 1 महीना पहले। सो टाइम ऑफ फाइलिंग विद इन 1 मंथ प्रायर, मतलब बिफोर टू द इशू ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट, क्योंकि अगर सेकेंड के बाद एक और जाऊंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा थर्ड और फोर्थ, ऐसा कितना लिखूं ना, तो लॉ ने का एक काम करो सेकेंड और सब्सिक्वेंट लिख दो, ठीक है। तो जब भी आपका नया इशू आएगा उससे 1 महीना पहले आपको ये PAS 2 फाइल कर देना है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। नाउ वी आर सीइंग शेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन नंबर 31।
प्रखर लिमिटेड, क्वेश्चन का एनालिसिस ध्यान से, प्रखर लिमिटेड इंटेंड्स टू रेज शेयर कैपिटल बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स in different stages over a certain period of time. However, the company does not wish to issue prospectus each and every time. ये दो लाइनें पढ़ के कि अलग अलग इशू आने वाले हैं और कंपनी का मन है कि मुझे बार बार प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना, आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस का क्वेश्चन, ठीक है। तो पेपर में एनालिसिस साथ साथ हो जाना चाहिए। क्लियर? कंसिडरिंग द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, discuss what formalities this company should follow to avoid repeated issuance of prospectus। तो उसको बोलेंगे भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस को डिफाइन करना है। सबसे पहले आपको शेल्फ प्रोस्पेक्टस को डिफाइन करना है और उसके बाद सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 के बारे में बात करना। एक प्रोविजन हमने पढ़ा था सबसेक्शन 2 में, इन विच एडवांस मनी इज रिसीव्ड बिफोर यू मेक एनी चेंजेस इन योर चार्जेस और फाइनेंशियल पोजीशन, वो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको हर जगह पेपर में अपना क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, सो दैट यू नो व्हाट टू राइट। क्लियर? तो ये बस 31 का प्लेन सेक्शन है, इसके अंदर ज्यादा कोई बात नहीं थी। अच्छा, एक ये बात है, अ कंपनी एबीसी लिमिटेड प्रपोजेस टू इशू सीरीज ऑफ डिबेंचर्स फ्रीक्वेंटली। ये आपके पास्ट पेपर्स एमटीपीज आरटीपीज के क्वेश्चन है, तो ये सारा पेपर में आ रखे हैं। प्रपोजेस टू इशू सीरीज ऑफ डिबेंचर्स फ्रीक्वेंटली, तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस आने वाला है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये भी लॉ का भी 1 ईयर पीरियड है। To raise the funds without undergoing the complicated exercise of issuing prospectus every time of issuing new issue of debentures. So, examine the feasibility of proposal of this company having taken into account the concept of deemed prospectus. तो सर deemed prospectus मतलब क्या? आपको याद है मैंने बताया था deemed prospectus क्या होता है? When you talk about prospectus issued during first time, that is your shelf prospectus plus information memorandum, ठीक है। ये हिंट है आपको क्या पेपर में लिखना है और फिर इसके अंदर सेक्शन नंबर 31 पूरा का पूरा लिख के आना, राइट। सो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टुगेदर विद शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज डीम प्रोस्पेक्टस। तो पेपर में डीम प्रोस्पेक्टस से गलती, कंफ्यूज मत हो जाना, गलती मत कर देना। यू जस्ट हैव टू टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 31 एंड इस केस में उसका कंक्लूजन क्या बना कि यस प्रपोजल जो है वो फिजिबल है, आप सेक्शन 31 का कंप्लायंस करें। एक ऑथर्स नोट दिया है मैंने जनरल, that in any question with respect to this concept of shelf prospectus, always you have to first explain the meaning of it by referring to the explanation to 31. ओके, अब सर आपने बता दिया हमें, आपने हमें बता दिया शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। अब एक और टर्म आती है विच इज नोन एज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, वो भी जरा बता दो। ओहो, हाँ, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये भी जरा बताओ। देखो कभी कभार क्या होता है, लेट्स से मेरे को शेयर्स निकालने हैं, ठीक है। मेरी कंपनी है एस वालिम्बे क्लासेस लेट्स से लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी है, इस कंपनी को जो है ना वो शेयर्स निकालने यार, इस मेरी कंपनी को शेयर्स निकालने हैं, पर अभी ना मुझे नहीं पता कि इस पर्टिकुलर शेयर का मैं प्राइस क्या रखूं, क्योंकि मुझे नहीं पता डिमांड कितनी है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं इसका ना मैं प्राइस ओपन रख लूं, मैं इसका प्राइस ओपन रखूं और मैं कितने शेयर्स इशू कर रहा हूं, हाउ मेनी शेयर्स, ये भी मैं अभी ओपन रखना चाहता हूं। हाउ मेनी और प्राइस, ये दोनों चीजें मैं अभी ओपन रखना चाहता हूं, ठीक है। प्राइस और हाउ मेनी, ये मैं डिसाइड करूंगा, ये दोनों फैक्टर्स जो है मैं वो डिसाइड करना चाहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, ऑन द बेसिस, मोड थोड़ा इसका बड़ा करेगा इसका कर्सर, ये मैं चाहता हूं कि ये मैं डिमांड के बेसिस पे डिसाइड करूं। अगर बहुत डिमांड आया तो मैं प्राइस वगैरह बढ़ा दूंगा, शेयर नंबर उतना डिसाइड कर लूंगा, नहीं तो मैं कम रखूंगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? आंसर इज यस। तो उस केस में ना पहले एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस निकलता है और उसके अंदर ना ये दोनों चीजें वेरिएबल होती है, मतलब ये दोनों चीजें दी ही नहीं जाती है, ठीक है। नॉर्मल प्रोस्पेक्टस में तो दी जाती है ना कि प्राइस क्या रख रहे हो, कितने शेयर इशू कर रहे हो, बट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में नहीं दी जाती। इज इट अलाउड बाय लॉ? आंसर इज यस। कंपनीज एक्ट और सेबी के रूल्स भी है इसके ऊपर, वो अलाउड है, राइट। तो ये चेक करने के लिए कि डिमांड कितनी है, एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस निकलता है। अब आते हैं जरा कंसेप्ट के ऊपर। सो आप देखो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन नंबर 32 in which price per security and number of securities is open to be decided. Subsection 1, option with the company, भैया मैंडेटरी थोड़ी है, आपका मन है आपको लेना है तो लो ये ऑप्शन। ऑप्शन with the company which is proposing to make an offer for securities but it doesn't know how much demand it will be.
हाउ मच डिमांड विल बी देयर फॉर इट सिक्योरिटीज, दैट इज अ बेटर वर्डेड सेंटेंस। सो वो कह रही है यार मेरे को ना एक बार डिमांड चेक करनी है, देखते एक बार कितनी आती है। तो ठीक है, ऐसी कंपनीज को बोला गया है कि यू मे गो एंड इशू अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, लेकिन ऑब्वियसली आपको कब इशू करना है, प्रायर टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आ जाओ दोबारा इस पे। देखो आप क्या कर रहे हो, आप पहले तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस निकालोगे, आप पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस निकालोगे, लेकिन क्या ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक अच्छा प्रोस्पेक्टस है? इज इट अ प्रॉपर प्रोस्पेक्टस? मेरे को ये बताओ। अरे नहीं सर, ये कैसे हो जाएगा प्रॉपर प्रोस्पेक्टस? इसके अंदर तो अभी प्राइस, इसके अंदर अभी प्राइस और नंबर ऑफ सिक्योरिटीज तो है ही नहीं। तो इनको क्या बोला गया है, आप पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस निकालो और उसके बाद आप प्रॉपर वाला प्रोस्पेक्टस निकालो। सर क्यों? क्योंकि जब आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस निकालोगे तब आपको डिमांड का आइडिया लग जाएगा, और जब डिमांड का आइडिया लग जाएगा तब आपको प्राइस आप डिसाइड कर पाओगे, आप नंबर ऑफ सिक्योरिटीज डिसाइड कर पाओगे, और ये दोनों चीजें जब फिक्स हो जाएंगी तो आप जाके जो है प्रॉपर वाला प्रोस्पेक्टस निकाल पाओगे। सो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज इशूड प्रायर टू नॉर्मल प्रोस्पेक्टस, इट इज नॉट इशूड इन सब्सटीट्यूशन टू प्रोस्पेक्टस। एम आई क्लियर? यस सर, आगे आ जाओ। सो दे में इशू रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रायर टू द इशू ऑफ नॉर्मल प्रोस्पेक्टस, ये मेरा प्रॉपर वाला प्रोस्पेक्टस है। अब आपको पहले तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को जाके आरओसी के साथ फाइल कर लेना है। सो एवरी कंपनी जिसको ये वाला काम करना है, इट हैज टू फाइल इट मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एटलीस्ट 3 days प्रायर, 3 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड ऑफर। जब आप पब्लिक को बोलोगे कि अपना इंटरेस्ट शो करो, सब्सक्रिप्शन करो, तो उसके बेसिस उस पर्टिकुलर जिस दिन वो ओपन होने वाला है उसके 3 दिन पहले जो है आरओसी के साथ, रजिस्ट्रार के साथ आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करना है। अच्छा सर, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के ऑब्लिगेशंस, उसकी मतलब उसके अंदर कंटेंट वगैरह सारा का सारा अलग रहेगा या सेम लाइक प्रोस्पेक्टस? इट इज सेम लाइक प्रोस्पेक्टस। सो सबसेक्शन 3 पे आओ। A red herring prospectus shall carry the same obligations as are applicable to a prospectus. तो सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 वगैरह में मैंने जो जो बातें आपको बताई, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड, वो सब कुछ आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में भी लग जाएगा। एंड अगर आपकी कोई वेरिएशंस है बिटवीन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड अ प्रोस्पेक्टस, ये मेरा फाइनल वाला है जो नॉर्मल इशू होता है, उसको आपको हाईलाइट करना है एज वेरिएशंस इन द प्रोस्पेक्टस। मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपने कोई बात लिखी जो थोड़ी सी चेंज हो गई व्हेन यू आर इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, क्योंकि अब आपको डिमांड पता चल चुकी है, तो आप उस फाइनल वाले प्रोस्पेक्टस में एग्जैक्टली बताना कि क्या क्या फर्क है, क्या क्या वेरिएशंस है। आप उसके अंदर एग्जैक्टली डिटेल में बताओ कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में हमने क्या लिखा था और अब हम क्या लिख रहे हैं, तो आप वेरिएशंस क्लियरली बता दो। क्लियर? आगे। अच्छा सर, जब आपका फाइनल प्रोस्पेक्टस निकलेगा ना, ये वाला जो आपका फाइनल प्रोस्पेक्टस निकलेगा ना, ये वाला आपको फाइल करना पड़ेगा दोबारा आरओसी के साथ और सेबी के साथ, ताकि उनको भी पता चल जाए कि हाँ भैया फाइनल प्रोस्पेक्टस आ चुका है। क्लियर? तो यहां पे पहले रेड हेरिंग निकलता है और उसके बाद प्रोस्पेक्टस निकलता है। रेड हेरिंग में आप चेंजेस बताते हो, कि वेरिएशंस क्या क्या है, और उसके बाद आप उसको फाइल करते हो आरओसी के साथ और सेबी के साथ। आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस अगेन। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज नॉट इशूड इन सब्सटीट्यूशन ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, इट इज इशूड prior to the prospectus. Reason of issue is to know what is the demand of the securities, and on the basis of demand I will decide my 2 pending factors, namely being price of security and number of security. Clear है? आगे बढ़ते आ जाओ। So upon closing of the offer, मैं फाइलिंग की बात कर रहा हूं सेबी और आरओसी के साथ। Upon closing of the offer of securities under this section, the prospectus stating therein एवरीथिंग, क्या क्या फाइनल मेरा टोटल कैपिटल कितना रेज हुआ, वेदर बाय डेट और बाय शेयर कैपिटल, मेरा क्लोजिंग प्राइस क्या निकला सिक्योरिटीज का, आपने क्या फाइनली डिसाइड किया क्लोजिंग प्राइस, एंड ऑल द अदर डिटेल्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन योर ओरिजिनल रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। उसके अंदर मेरे नंबर ऑफ शेयर्स भी आ जाएंगे, प्लस सारी जो डिटेल्स आपने नहीं दी थी उसको आप फिल करो और उसके बाद जाके आप आरओसी और सेबी के साथ फाइल करो। ठीक है? लीगल मीनिंग आप चेक कर लो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का, दैट इट मींस अ प्रोस्पेक्टस बट इट डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ 2 पॉइंट्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एक, क्वांटम मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, एंड सेकेंड प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है? तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक प्रोस्पेक्टस ही है बट 2 चीजें मिसिंग है। ठीक है? आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर।
ओके, सो हमारा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन नंबर 25। बहुत कंसेप्चुअल सेक्शन है, बहुत कंसेप्चुअल, बट इसको अगर प्रॉपर तरीके से समझोगे इट्स वेरी वेरी इजी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर हैंड रिटन नोटिंग भी आएगी। डॉक्यूमेंट, पहले तो हेडिंग देख लेते हैं क्या कह रहा है। सेक्शन नंबर 25, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल टू बी डीम्ड प्रोस्पेक्टस। टू बी डीम्ड प्रोस्पेक्टस इसका मतलब सिंपल, हम एक डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हैं, कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू कर रही है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर एक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल है, और वो डॉक्यूमेंट कंपनी क्या बोल रही है कि सर ये तो डॉक्यूमेंट है, लेकिन लॉ ये सेक्शन आके उसको क्या कहेगा कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है सर, सर ये प्रोस्पेक्टस है। डीम का मतलब मुझे बताओ क्या होता है? डीम का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट दैट पर्टिकुलर थिंग, बट हम उसको मान लेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस नहीं कह रहे हो, लेकिन लॉ मान लेगा। क्यों मानेगा, कैसे मानेगा, इसके लिए पहले हम एक हैंड रिटन नोटिंग देखते हैं। मैं आपको इसका टाइम भी दे दूंगा कि इसको आप लिखने की कोशिश करना। एक बार वीडियो फ्रीज कर दूंगा मैं, यूट्यूब वीडियो का पॉज कर लेना और लिख लेना उसको, ठीक है? पहले प्लीज पूरा ध्यान समझने में। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू कर रही है, एक डॉक्यूमेंट इशू कर रही है, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर इट इज ईदर अलॉटिंग सिक्योरिटीज और इट इज एग्रीइंग टू अलॉट सिक्योरिटीज। मतलब उस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट हो रहा है, या फिर अलॉटमेंट नहीं हो रहा, एग्रीमेंट हो रहा है कि हम अलॉट कर देंगे। और डॉक्यूमेंट, वो जो कंपनी है वो क्या कह रही है कि सर वी आर इशूइंग अ डॉक्यूमेंट, वी आर नॉट इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस, हेंस वी विल नॉट कंप्लाई विद द लॉ विद रिस्पेक्ट टू प्रोस्पेक्टस। सेक्शन नंबर 26 जो पढ़ा था मैटर्स वगैरह के रिस्पेक्ट में डिक्लेरेशन देनी है, वो सब हम कंप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी कह रही है सर हम तो प्रोस्पेक्टस इशू कर ही नहीं रहे, तो वो हंसते हंसते कह रही है ये चीज। अब देखो लेकिन आगे क्या होने वाला है, इस डॉक्यूमेंट का एंड गेम क्या है? एंड गेम मतलब कंपनी का फाइनल व्यू इसके ऊपर यह है कि कंपनी चाह रही है चालाकी से, बहुत चालाकी से, कि ऑल ऑल और एनी ऑफ दो सिक्योरिटीज। कौन सी सिक्योरिटीज? जो यहां पे अलॉट या एग्रीमेंट टू अलॉट हो रही है। तो कंपनी का एंड गेम ये है कि ऑल और एनी ऑफ दो सिक्योरिटीज एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक के पास चली जाए। तो अगर कंपनी ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रही है कि फाइनल सिक्योरिटीज जो जाने वाली है वो पब्लिक के पास जाने वाली है, लेकिन पहले एक डॉक्यूमेंट निकाल रही है और बोल रही है हम तो प्रोस्पेक्टस निकाल ही नहीं रहे, तो फिर लॉ आके कहेगा, सेक्शन 25 आके कहेगा कि सर ये जो डॉक्यूमेंट है ना हम इसको प्रोस्पेक्टस मान लेंगे, हम इसको प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। Clear? So now law will say that this document is a prospectus and you have to apply all the provisions with respect to the prospectus to all the provisions of law with respect to the prospectus to this particular document as well. क्या है? थोड़ी थोड़ी बात समझ आई है, अभी मैं दोबारा सेक्शन से कराऊंगा, लेकिन ये बेसिक आइडिया है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द सेक्शन। क्लियर? अब आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए कि सर ये लॉ अज्यूम कब करेगा, ये लॉ अज्यूम कब करेगा कि कंपनी का जो एंड गेम है वो है पब्लिक को सिक्योरिटीज देना। उसके लिए आता है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 भाग के आता है और बोलता है सर मैं बताता हूं, हम दो सर्कमस्टांसेस बताएंगे। सबसेक्शन 3 आपको दो केसेस बताएगा, उन दोनों में से कोई भी एक हिट कर गया, एक अप्लाई कर गया, तो उस केस में मान लिया जाएगा, डीम कर लिया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो असल में एक प्रोस्पेक्टस है। क्या है वो दो सर्कमस्टांसेस? पहला, जिस दिन, इसको थोड़ा और कलर उठाते हैं, पर्पल लेते हैं, जिस दिन अलॉटमेंट या फिर एग्रीमेंट टू अलॉट हुआ, इन लेट्स से अवर एग्जांपल 1 जनवरी को आपने एग्रीमेंट किया या फिर अलॉटमेंट किया या फिर एग्रीमेंट टू अलॉट किया, और उसके विद इन 6 मंथ्स मतलब 30 जून तक आप उन सिक्योरिटीज सारी की सारी और एनी, उसमें से अगर एक भी आपने ऐसा कुछ किया, एक भी सिक्योरिटीज के अंदर फंस सकती है, सो ऑल और एनी आर ऑफर्ड टू द पब्लिक। तो अगर आप 6 महीने के अंडर उसमें से जो सिक्योरिटीज है उस डॉक्यूमेंट में जो कवर्ड है वो ऑल और एनी आप पब्लिक को देते हो, तो हम मान लेंगे कि इस पर्टिकुलर दिन जो आपने डॉक्यूमेंट इशू किया था वो असल में एक प्रोस्पेक्टस था। क्या ये बात क्लियर हुई है? हाँ सर। और दूसरा सेट ऑफ सर्कमस्टांस क्या है? लेट्स से आपको जिस दिन 1 जनवरी को आपने जिस दिन ये डॉक्यूमेंट इशू किया, उस दिन डेट ऑफ ऑफर के दिन 1000 रुपए ड्यू थे उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज के अगेंस्ट, लेट से 1000 रुपए ड्यू थे, लेकिन लेट से आपने रिसीव किया सिर्फ और सिर्फ 600 रुपया। इसका मतलब यू डिड नॉट रिसीव एंटायर कंसिडरेशन, होल कंसिडरेशन नॉट रिसीव्ड। अब क्यों आपने होल कंसिडरेशन रिसीव नहीं किया? 1000 रुपए की चीज बेच रहे हो, कम क्यों ले रहे हो? अच्छा, इसका मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको वो पब्लिक को देनी है, और पब्लिक से आप वापस लेने वाले हो वो बचा हुआ पैसा, तो 400 रुपया आपका वहां से रिकवर होने वाला है। तो अगर ये दोनों सर्कमस्टांसेस में से एक भी वर्ड यूज करा गया है और ना कि एंड, तो एक भी अगर इसमें से क्लिक कर गया, मतलब आपका अप्लाई कर गया, तो लॉ मान लेगा कि आपका एंड गेम जो था वो था ये कि एट द एंड ऑफ द डे सिक्योरिटीज पब्लिक के हाथ में चली जाए।
क्लियर है? एंड ऑब्वियसली बिकॉज वी आर प्रिज्यूमिंग समथिंग, यू आर वेलकम टू प्रूव अस अदरवाइज। तो इस पूरे सबसेक्शन 3 की जो शुरुआत होती है वो इन वर्ड से होती है, अनलेस कॉन्ट्रारी प्रूव्ड, अनलेस कॉन्ट्रारी प्रूव्ड। आप हमें गलत प्रूव करो। आप ये जो सर्कमस्टांसेस लग रहे हैं, ये इन दोनों में से जो भी, आप उसमें कुछ हमें रीजन दो कि इस वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है। अगर आप प्रूव कर दोगे तो हम ये अजम्पशन नहीं लेंगे और हम सेक्शन 25 नहीं मानेंगे, हम नहीं लगाएंगे और बोलेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट ही है सर, आपका डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस नहीं है। लेकिन अगर आप प्रूव नहीं कर पाए तो सेक्शन नंबर 25 लग जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा आइडिया लगा है? अब एक काम करो, आप यूट्यूब वीडियो को फ्रीज करो, पॉज करो, इसकी नोटिंग करो, ठीक है? इस पर्टिकुलर पार्ट की नोटिंग करो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। पॉज करो, अब इस वाले को पॉज करो, इसकी भी नोटिंग करो, ठीक है? ये दोनों आपने नोट कर लिया, अब आगे बढ़ रहे हैं। पॉज करके, आई होप यू हैव नोटेड दिस डाउन। नाउ आई एम मूविंग टू द अवर मेन सेक्शन जो हम नोट से पढ़ेंगे। तो पढ़ो सब सेक्शन 1। Subsection 1. Which documents are deemed to be prospectus? Where a company allots or agrees to allot any securities of the company। में जरूरी नहीं है कि मैं शेयर्स की बात कर रहा हूं, कोई भी सिक्योरिटी, डिबेंचर, शेयर, स्टॉक, एनीथिंग। इफ यू आर अलॉटिंग और इफ यू आर एग्रीइंग टू अलॉट विद अ व्यू, आपका फाइनल एम क्या है? दैट यू आर अलॉटिंग और एग्रीइंग टू अलॉट विद अ व्यू टू ऑल और एनी ऑफ दो सिक्योरिटीज। चाहे उसमें से एक भी सिक्योरिटीज में फंस गई तो सेक्शन लग जाएगा। सो ऑल और एनी ऑफ दो सिक्योरिटीज बीइंग ऑफर्ड टू सेल टू द पब्लिक। तो आपका एंड गेम पब्लिक को भेजना है, और अगर ये प्रूव हो गया तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डीम प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। देखो, एनी डॉक्यूमेंट बाय विच द ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक इज मेड शैल फॉर ऑल द पर्पसेस। हमारे एक्ट में जहां जहां प्रोस्पेक्टस आता है वहां पे हर पर्पस के लिए आपका डॉक्यूमेंट शैल बी डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी। तो डीम मतलब माना जाएगा, माना जाएगा, जाएगा। ये बहुत बेकार हो गई भाई मेरी। ओके, सो ये बात क्लियर है आपको? प्रोस्पेक्टस वाली बात क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब ये छोटा सा एक पार्ट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रीड ले लो। All the legal provisions, all the liabilities with respect to content, misstatement, omission, everything shall apply subject to modifications under subsection 3 and 4, जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। As if, हम मान लेंगे as if the securities had been offered to the public for subscription। हम इस सेक्शन में क्या लेके आ रहे हैं? इस सेक्शन में क्या है? एक डीमिंग प्रोविजन लगा रहे हैं ना, डीमिंग प्रोविजन लगा रहे हैं ना। हाँ सर, आप एक डीमिंग प्रोविजन लगा रहे हो जिसके अंदर आप एक डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस का दर्जा दे रहे हो, ठीक है? तो बस वही मान लेंगे कि इस केस में मान रहे हैं कि आपके जो सिक्योरिटीज है वो तो आपने पब्लिक को ही ऑफर करी है क्योंकि आप प्रोस्पेक्टस निकाल रहे हो, ठीक है? एंड द पर्सन्स हु आर एक्सेप्टिंग द ऑफर, जो भी एक्सेप्ट कर रहा है उनको मान लेगी कि दे आर सब्सक्राइबर्स फॉर दो सिक्योरिटीज। तो मान लिया जाएगा जैसे प्रॉपर आईपीओ या एफपीओ होता है वैसा पब्लिक ऑफर था ये। एंड दिस शैल हैव नो इंपैक्ट ऑन द लायबिलिटीज ऑफ मिसस्टेटमेंट कंटेंट इन डॉक्यूमेंट और अदरवाइज ऑफ द पर्सन्स बाय हुम द ऑफर इज मेड। इन्होंने कुछ नहीं बोला, सिंपल सी बात बोली है कि अगर उसी डॉक्यूमेंट, जैसे प्रोस्पेक्टस में जो मिस स्टेटमेंट्स होती है ना, उसके 3-4 सेक्शन आते हैं जो मैं अभी आपको कराने वाला हूं, 34, 35, 36, 37। तो वो आते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोस्पेक्टस। तो ये कह रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट जिन्होंने इशू किया उनके ऊपर भी ये वाला सेक्शन सारे लग जाएंगे जैसे प्रोस्पेक्टस के केस में लगते हैं। लायबिलिटी अगर मतलब कोई मिस स्टेटमेंट आपने कर दी तो आपकी जो लायबिलिटी आती है सेम टू सेम यहां पे भी आ जाएगी। तो ये इतना कुछ खास नहीं है पार्ट, ये आप बस एक बार रीड लेके छोड़ सकते हो। अच्छा, काट रहा हूं मतलब पढ़ना नहीं है, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है? पता चले सर ने काट दिया हम तो पढ़ेंगे ही नहीं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया ना वो जो सर्कमस्टांसेस। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक चीज शायद सबसेक्शन 3 लिख दिया, सबसेक्शन 2 कर देना यार इसको। ये ना सबसेक्शन 2 है, ये सबसेक्शन 2 है, इसको जरा सबसेक्शन 2 कर दो बस। सबसेक्शन 2 कर दो, सबसेक्शन 3 में कुछ और बात है, वो इतनी हैंड रिटन नोटिंग मानने की जरूरत नहीं है। Okay, so what conditions will be the evidence that an allotment or its agreement was with actually a view of being offered for sale to the public? मैंने आपको बताया था 2 सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस पढ़ेंगे और उसकी शुरुआत कैसे करेंगे? Unless the contrary is proved. So you are most welcome to prove us otherwise. लेकिन अगर आप प्रूव नहीं कर पाए और A और B में से एक ना एक सर्कमस्टांस हिट कर गया तो हम मान लेंगे कि आप अपनी सिक्योरिटीज एक्चुअल में पब्लिक को देना चाहते थे। क्या क्या मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। That an offer of the securities or any of them for sale to the public was made within 6 months after the allotment or agreement to allot। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था यहां पे कि आप
अलॉटमेंट और एग्रीमेंट टू अलॉट, अलॉटमेंट और एग्रीमेंट टू अलॉट कि विद इन 6 मंथ्स आप पब्लिक के पास लेके जा रहे हो, ये तो ऑलरेडी कवर्ड है। एंड दूसरा क्या कह रहा है वो, और दैट एट द डेट व्हेन द ऑफर वाज मेड, ये डॉक्यूमेंट वाली डेट है, उस दिन द होल कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटीज हैड नॉट बीन रिसीव्ड। आपको मैंने एग्जांपल में लिया था 1000 रुपए मिलना था, 600 मिला, 400 नहीं मिला। कौन सी कंपनी ऐसी पागल है जो 400 रुपए अपना छोड़ देगी? अच्छा, इसका मतलब आप एक्चुअल में वो पब्लिक से रिकवर करने वाले हो और आपका एंड गेम है सिक्योरिटीज को पब्लिक के हाथ में देना। क्या ये बात क्लियर है? इन दोनों सर्कमस्टांसेस के बीच में जो वर्ड यूज करा गया है वो है और, ना कि एंड। तो या तो ये लगेगा या तो ये, दोनों लगाने की जरूरत नहीं है। एक भी लग गया तो 25 सेक्शन नंबर 25 की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी और आपके डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस बोल दिया जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब ये एक सबसेक्शन 3 है, कुछ खास नहीं है, सेक्शन 26 की बातें बताता है। सेक्शन 26 में हमने क्या क्या पढ़ा? मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, डिक्लेरेशन होनी चाहिए। क्या वो भी सेक्शन यहां पे लग जाएगा? आंसर इज यस, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट है अब हम उसको प्रोस्पेक्टस मान रहे हैं, तो प्रोस्पेक्टस के अंदर जो जो देना होता है परसुएंट टू सेक्शन नंबर 26 वो यहां पे भी लग जाएगा। बट उसके अंदर हम 2 एडिशन और कर देंगे। पढ़ो, सेक्शन नंबर 26 एज अप्लाइड बाय सेक्शन 25 शैल हैव इफेक्ट एज इफ, मतलब एज इफ ऐसा मान लिया जाएगा क्या कि इट रिक्वायर्ड, व्हाट रिक्वायर्ड, सेक्शन 26 रिक्वायर्ड अ प्रोस्पेक्टस टू स्टेट 2 एडिशनल मैटर्स ए एंड बी। पहला ए क्या है? कंसिडरेशन, द नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटीज टू विच द ऑफर रिलेट्स। आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर बताना है कि आपको पैसा कितना मिला या पैसा कितना मिलना है। क्यों? ताकि हम ये वाली कंडीशन चेक कर पाए, ताकि हम ये वाली कंडीशन चेक कर पाए कि आपको पूरा या मिला या नहीं मिला। एंड सेकंड, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा ना, अरे भैया आप जो एग्रीमेंट कर रहे हो, आप ये जो अलॉटमेंट कर रहे हो, ये जो एग्रीमेंट कर रहे हो, ये किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कर रहे होंगे ना, ऐसे हवा में तो नहीं कर रहे होंगे। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो एक काम करो, इस कॉन्ट्रैक्ट को इंस्पेक्शन का मौका दो। दैट प्लीज स्पेसिफाई द टाइम एंड प्लेस वेयर दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इंस्पेक्टेड। सो स्पेसिफाई द टाइम एंड प्लेस एट विच द कॉन्ट्रैक्ट वेयर अंडर द सेड सिक्योरिटीज, कौन सी सिक्योरिटीज? जो कि अलॉट करी जा रही है या फिर एग्रीमेंट टू अलॉट करी जा रही है, ठीक है। एंड दो सिक्योरिटीज हैव बीन और आर टू बी अलॉटेड मे बी इंस्पेक्टेड। तो ये आपको दोनों चीजें कहां देनी है? प्रोस्पेक्टस के अंदर देनी है। क्यों? क्योंकि हम सेक्शन 26 को मॉडिफाई कर रहे हैं और सेक्शन 26 क्या बताता है? मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। क्लियर है बात? हाँ सर, अब समझ आया। ओके, सेकेंड चीज उन्होंने क्या बोली? द पर्सन्स मेकिंग द ऑफर वर पर्सन्स नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस एज डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया कि जो ऑफर देने वाले हैं हम उनको मान लेंगे कि भैया वो जैसे पब्लिक ऑफर में देते हैं लोग, जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, हम उनका दर्जा दे देंगे। तो जो ऑफर दे रहा है ऊपर डॉक्यूमेंट का, वो मान लेंगे कि भैया वो तो डायरेक्टर है कंपनी के और वो एक पब्लिक ऑफर लेके आ रहे हैं। क्लियर? तो कल को कोई लायबिलिटी लगानी होगी तो वो बंदा ये नहीं बोल सकता कि सर मैंने तो ना डॉक्यूमेंट का ऑफर दिया है, मैं तो डायरेक्टर नहीं हूं। अरे भाई, ये सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 आइटम नंबर 2 ने तेरे को बोल दिया है कि तू डायरेक्टर है। क्लियर है बात? उसको डायरेक्टर का दर्जा दे दिया, तो डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस मान लिया, उस बंदे को जो डॉक्यूमेंट दे रहा है उसको डायरेक्टर बना दिया। आगे बढ़े। हाँ सर, ये कुछ खास बात नहीं है सबसेक्शन 4 में। साइनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, साइनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ सबसेक्शन 1। तो वो जो डॉक्यूमेंट है जो ऑफर वगैरह निकाल रहे हैं उसको साइन करवाना है कंपनी के केस में 2 डायरेक्टर से, एंड फर्म के केस में नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द पार्टनर्स, मिनिमम 50% पार्टनर्स उसको साइन करेंगे। तो ये एज इट इज एमसीक्यू या ऐसा कुछ छोटा मोटा इधर उधर वो डाल सकते हैं, तो इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। राइट नाउ लेट्स मूव अहेड।